कोल्ड फीमेल सीईओ अंधी होने के बाद मैं उसे घर ले आया। वो मेरे कान काटना पसंद करती थी और कहती थी मैं तुम्हारी अच्छी पपी हूं, और उसे अंधेरे में रहना पसंद था। अपने हाथों से मेरे शरीर को बिट बाय बिट नापना, ये कहते हुए कि मैं एक एक टच से तुम्हारी फीचर्स को याद रखना चाहती हूँ। लेकिन फिर उसकी आंखें ठीक हो गईं। उसने गलती से ये सोच लिया कि मेरा भाई वो था जिसने उसकी देखभाल की थी। मैंने हर मुमकिन तरीके से समझाया, पर उसने कभी यकीन नहीं किया, जब तक मैंने हार मानकर उसे भाभी, सिस्टर इन लॉ नहीं बुला लिया। सिर्फ तभी उसे पछतावा हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। पता चला जब उसने अपनी आंखें खोई थीं, तब उसके साथ मैं था, मेरा भाई नहीं। मेरे प्रति हर जगह नफरत और घृणा दिखाने का कारण सिर्फ। पर अब ये सब बातें कहने का क्या फायदा। हम तब तक साथ रह सकते थे जब तक हमारे बाल सफेद न हो जाएं। मेरे पिछले जन्म में मैं ऑपरेटिंग टेबल पर मरा था, आंखें खुली थीं और टेलीविजन स्क्रीन पर वो ग्रैंड वेडिंग पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट होते देख रहा था। फू युआन को सू वानरू को प्यार से अंगूठी पहनाते हुए देख रहा था। मरने से पहले उन्हें सबसे दुआएं लेते हुए देख रहा था। भगवान ने मुझे एक बार फिर जीने का मौका दिया। तुम्हारा भाई पहले से ही तुम्हारी भाभी से एंगेज्ड है, अब इसे और बर्बाद करने मत जाना। तुम्हारे पेरेंट्स ने पहले ही तुम्हारे लिए प्लेन टिकट्स खरीद ली हैं। इन कुछ सालों के लिए विदेश रहो, अपने भाई की शादी के बाद वापस आना। अपने पेरेंट्स के चेहरे देखकर जो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे ये मेरे भले के लिए हो, मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। पेरेंट्स ने जाने के लिए मनाया, पर मैं तैयार नहीं था। बार बार समझाया, बदले में सिर्फ उसकी नफरत बढ़ती गई। जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैं मरने वाला था, तब भी उसे लगा कि मैं नाटक कर रहा हूं ताकि फू युआन के साथ उसकी शादी में जानबूझकर देरी कर सकूं। क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। इस जन्म में मैं अब और पैथेटिक नहीं बनूंगा। मैं प्लेन टिकट्स लेने के लिए अपना हाथ उठाता हूं। मेरी आवाज अजीब तरीके से शांत थी। फाइन, चला जाऊंगा। मुझे इतनी आसानी से मानते देखकर मेरे पेरेंट्स पूरी तरह शॉक रह गए। शैनजू, क्या तुम सच में जाने के लिए तैयार हो? तुम अपने भाई की शादी बर्बाद करने का कोई तरीका तो नहीं सोच रहे ना? बर्बाद करना कितना मजाकिया है। सू वानरू असलियत में मेरी थी, पर मेरे पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती मुझसे छीनकर मेरे भाई को दे दिया। बहुत साल पहले मेरे भाई फू युआन को ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने बिना सोचे समझे एक और बच्चा करने का फैसला किया। ऐसे ही मेरा जन्म हुआ। मेरे अम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड ने मेरे भाई की जान बचाई, पर तब से मुझे उसके साये में जीना पड़ा, क्योंकि फू युआन कमजोर और बीमार रहता था। मेरे पेरेंट्स ने अपनी पूरी ममता उसे दे दी। बचपन से जवानी तक मैंने हर चीज छोड़ दी, बेडरूम, फ्रेंड्स, फाइनल्स में एक लौती जगह। और एक ही चीज थी जिसे मैंने देने से मना किया था, वो लड़की जिससे मुझे पहली नजर में प्यार हुआ था, सू परिवार की बेटी सू वानरू। वो एक घमंडी लेडी थी जो बादलों के ऊपर खड़ी थी, पर एक बर्थडे पार्टी के बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया। उसकी आंखें अंधी हो गईं। उसके परिवार ने उसे शहर के बाहर एक विला में छोड़ दिया। मैंने चुपके से घर से चाबियां चुरा ली। रोज स्कूल के बाद मैं दीवार फांदकर उसके साथ रहने जाता था। अंधेरे में मेरी गहरी आवाज ही सू वानरू का एकमात्र सहारा बन गई। मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया, बस उसकी हथेली पर एक एक करके स्ट्रोक बनाता था। वो मुझे श्याओ की बुलाती थी। वो मेरे बाल सुलझाने की कोशिश करती थी, मेरे लिए पियानो बजाती थी। एक तूफानी रात को उसने अपने ठंडे हाथ मेरे सीने पर रखे। सर्जरी से पहली रात लड़की ने मेरी उंगलियों को चूमा और कसम खाई, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएं तब मेरा इंतजार करना। पहला इंसान जिसे मैं देखूंगी वो तुम होगे, फिर हम साथ होंगे। क्या ये ठीक है? सर्जरी 12 घंटे चली, पर जब सू वानरू जागी तो पहला इंसान जिसे उसने देखा वो फू युआन था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ये जानकर कि फू युआन भी सू वानरू को पसंद करता है, चुपके से मेरे पानी में सोने की दवाइयां मिला दी थीं, जिससे मैं दिन रात सोता रहा। फिर उन्होंने झूठ बोला और जो इंसान सालों तक उसके साथ था उसे बदलकर फू युआन बना दिया। तब से लेकर अब तक फू युआन को उन चीजों का क्रेडिट लेने दिया जो मैंने की थी। सू वानरू ने कभी शक नहीं किया, और फू युआन डेटिंग से लेकर एंगेजमेंट तक पहुंच गया। सब बहुत अफेक्शनेट था। पिछले 1 साल से मैंने अनगिनत बार समझाया, जो इंसान तुम्हारे साथ था वो मैं था, जिस इंसान से तुम्हें प्यार करना चाहिए वो मैं हूं। पर उसने फिर भी यकीन नहीं किया जब तक मैं मर नहीं गया। मैंने अपने सामने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को देखा। सिर्फ बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। पहले तुम बार बार चाहते थे कि मैं चला जाऊं, अब मैं मान गया हूं। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें अपना खुद का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता? मेरे पेरेंट्स डर गए कि कहीं मैं पछतावा ना करने लगूं। जाने से पहले उन्होंने जल्दी से कुछ और सलाह दी। हमारा वो मतलब नहीं था। अगर तुम जाने के लिए तैयार हो तो बेशक वही सबसे अच्छा है। तुम आधे महीने में यूरोप के लिए निकल जाओगे। इस बीच तुम अपना सामान पैक कर सकते हो, अपना पूरा बिजनेस खत्म कर लो। मैं भी अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मेरा फोन एक बार वाइब्रेट हुआ। वो सू वानरू का एक मैसेज था।
आज रात 8 बजे जेन्यू होटल आ जाओ। शाम के ठीक 8 बजे मैं होटल पहुंच गया। दरवाजा बंद नहीं था। सू वानरू फू युआन को गले लगा रही थी। मुझे बाहर खड़ा देखकर फू युआन अपनी चीख नहीं रोक पाया। सू वानरू बोली, उसकी आवाज नरम पर घमंडी थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं जिसे पसंद करती हूं वो ये है। इस तरह तुम मेरे बीच में दखल अंदाजी करने का कोई ख्याल नहीं रखोगे। तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी बन सकती हूं। एक और जन्म जीते हुए इस मंजर को दूसरी बार देखते हुए मेरे दिल में अब भी ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से चाकू मार दिया हो। खून बह रहा था, मौत जैसा दर्द। एक पल बाद उसने बिस्तर के पास से एक इन्विटेशन उठाया और मुझे थमा दिया। अगले महीने मेरी और फू युआन की शादी है। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम आओगे। मैंने इन्विटेशन ले लिया। मैं वक्त पर वहां रहूंगा। मैं तुम दोनों की 100 साल की खुशियों की दुआ करता हूं। सू वानरू मेरे चेहरे को घूरती रही, थोड़ा फ्राउन करते हुए। समझ नहीं पा रही क्यों। आज मैं अजीब तरीके से आज्ञाकारी था, पर उसने कुछ नहीं पूछा। उसे फू युआन ने खींच लिया और वो होटल से चले गए। मैं घर वापस आया, सू वानरू से जुड़ी हर चीज साफ कर दी। मेरी जवानी में लिखी हुई डायरी और लव लेटर्स, उसकी फोटोज जो मैंने चुपके से इकट्ठी की थी, वो तोहफा जो मैं उसे देना चाहता था, वो सरप्राइजेस जो मैंने उसके लिए तैयार किए थे। शुरुआत में मैंने प्लान किया था कि जब मैं उसके साथ होऊंगा तब उसे धीरे धीरे अपनी खामोश मोहब्बत की कहानी सुनाऊंगा। अब मुझे पता है उसके और मेरे बीच कभी कोई गुंजाइश नहीं होगी। इन चीजों की अब जरूरत नहीं होगी। मैंने वो सब फेंक दिया। जब मैं मुड़ा तो मेरा सामना सू वानरू से हुआ, जो अभी अभी फू युआन को घर लेकर आई थी। उसने ट्रैश बिन की तरफ देखा और उसकी नजर मुझ पर पड़ी, हमेशा की तरह ठंडी। फू युआन ने भी ये चीजें देखी। जानबूझकर उसका हाथ खींचा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वानरू, ऐसा लगता है इस बार शेनजू ने सच में तमीज सीख ली है। वो यकीनन भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आखिरकार वो मेरा अपना भाई है, उसके प्रति हमेशा इतना ठंडा रवैया मत रखो। सू वानरू ने मुझे एक बेपरवाह एक्सप्रेशन से देखा। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करती उनके लिए मैं नेचुरली ऐसी ही ठंडी होती हूं, क्योंकि मैं सच में कोई अच्छा चेहरा नहीं बना सकती। मैंने खामोशी से सुना, कुछ नहीं कहा। एक हल्की सांस ली, मुश्किल इमोशंस को निगल लिया और अपने कमरे में वापस चला गया। अगले कुछ दिनों में फू युआन रोजाना बहुत सारे उकसाने वाले मैसेजेस भेजता रहा। हमारे पेरेंट्स पहले ही मान गए हैं। वो तुम्हारे कमरे को नर्सरी में बदल देंगे। भविष्य में मेरे और वानरू के बच्चे उस कमरे में रहेंगे। तुम वहां से अपना फेंका हुआ सामान कब हटाने का प्लान कर रहे हो? आज मैं वानरू के साथ वेडिंग ड्रेसेस चुनने गया था। मुझे लगा ये सब बहुत खूबसूरत है। मैंने उसके लिए सारी खरीद ली। मैंने शूज ट्राई किए जब तक मेरे पैर सुन्न नहीं हो गए। वो मेरी इतनी परवाह करती है, उसने मेरे पैरों की मसाज तक की। फोटोज में देखते हुए सू वानरू अपनी आंखों में गहरी मोहब्बत लिए फू युआन को घूर रही थी। मेरी आंखों में सिर्फ सुन्नपन बचा था। मैंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अपनी चोटों से ठीक होने के बाद मैं घर आया और तुरंत पैकिंग शुरू कर दी। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एसेंशियल्स के अलावा मैंने बाकी सब फेंक दिया, कुछ नहीं रखा। बटलर ने ये देखा। उसने मुझे याद दिलाया, सेकंड यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर चाहते हैं कि आप बेसमेंट में शिफ्ट हो जाएं। हालांकि वहां लाइटिंग अच्छी नहीं है, पर काफी जगह है। आपको ये चीजें फेंकने की जरूरत नहीं है। मैंने खाली कमरे को देखा। मेरी आवाज फ्लैट थी। जरूरत नहीं है, ये चीजें अब इस्तेमाल नहीं होंगी। इन्हें फेंक दो। मैं जल्द ही विदेश जा रहा हूं और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। बटलर दंग रह गया। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। आप जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे? इससे पहले कि वो बात खत्म करता, सू वानरू ने मेन हॉल का दरवाजा धकेला और अंदर आई। कौन जा रहा है और वापस नहीं आने वाला? बटलर जवाब देने ही वाला था, फू युआन पहले ही बेडरूम से बाहर आ गया था। तुम जल्दी आ गई, मैंने अभी पैकिंग खत्म नहीं की है। सू वानरू ने मुझ पर और बटलर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधा उसके पास गई, मजाक में उसकी नाक छेड़ी। ठीक है, पैकिंग में अपना वक्त लो, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। फू युआन ने बात जारी रखी। मैं ये बो ठीक से नहीं बांध पा रहा हूँ। तुम बहुत स्किलफुल हो, थोड़ा इसे बांधने में मेरी मदद करो। वो दोनों हंसते हुए वापस कमरे में चले गए, दरवाजा बंद करते हुए। मैंने भी अपनी नजर हटा ली, खामोशी से अपना पैक्ड सूटकेस खींचा। पूरा अगला दिन सू वानरू फू युआन से जुड़ी रही, बहुत ज्यादा इंटीमेट। वो उसके लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता, वो उसे अपनी बाहों में लेता और एक एक निवाला खिलाता। वो उसके साथ मूवीज देखता और उसे छुपी हुई डिटेल्स समझाता। वो उसे बालकनी पर किस करने के लिए खींचता, जानबूझकर अपने कॉलर पर रेड लिपस्टिक छोड़ते हुए। उसकी आंखों और कोनों में टेंडरनेस भरी थी। घर के सर्वेंट्स जो रास्ते में मिलते, सब आपस में चुपके से चर्चा करते। फर्स्ट यंग मास्टर और मिस सू के बीच एक दूसरे के लिए कितने अच्छे फीलिंग्स हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक मैरिज रजिस्टर नहीं की है, पर ऐसे वो बिल्कुल एक नई शादीशुदा जोड़ी की तरह है। परछाई की तरह एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। फर्स्ट यंग मास्टर को बचपन से बिगाड़ा गया था, पर वो बिना बुरा बने बड़ा हुआ। अगर वो मिस सू से शादी करते हैं, जो पूरी तरह उन्हें समर्पित हैं, तो वो शायद उन्हें बेहिसाब प्यार देंगे। कितनी अच्छी किस्मत है बेचारा सेकंड यंग मास्टर।
बचपन से परिवार ने छोड़ दिया, आखिरकार किसी को पसंद किया, पर वो उसकी भाभी निकली। साफ है वो सगे भाई हैं, वो इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है। दरवाजे के पीछे उन्हें आहें भरते सुनकर मैंने अपनी आंखें झुका लीं। पहले मैंने भी भगवान से अनगिनत बार सवाल किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर एक बार मरने के बाद मुझे एक उसूल समझ आ गया, जिसके लिए मुझे लड़ना पड़े वो मेरे लिए नहीं बना है। परिवार का लगाव भी वैसा ही है, मोहब्बत भी वैसी ही है, इसलिए मुझे अब कोई लगाव नहीं है, बस बचकर निकलना और जाना चाहता हूं, कभी इस दलदल में दोबारा नहीं गिरना चाहता। डिनर का वक्त सर्वेंट ने अनाउंस किया कि पेरेंट्स ने बानशान होटल में एक प्राइवेट रूम बुक किया है, हमें बाहर खाने के लिए कह रहे हैं। मैं असलियत में मना करने का बहाना ढूंढना चाहता था, पर फू योरन ने जबरदस्ती बैक सीट पर खींच लिया। पूरे सफर के दौरान फू युआन जो कुछ भी कहता सू वानरू तुरंत जवाब देती। वो दोनों आपस में बातें करते रहे जैसे मेरा होना भूल गए हो। मैं खिड़की से बाहर का नजारा देखता रहा, खामोश, कुछ नहीं कहा। अचानक ब्रेक्स की चीखने की आवाज आई। मैंने सुना और ऊपर देखा। एक स्पोर्ट्स कार देखी जिसके ब्रेक्स फेल हो गए लग रहे थे, सीधा हमारी तरफ आ रही थी। एक जोर का धमाका, पूरी कार एक ब्रिज पिलर से टकरा गई। मेरा शरीर लगभग बिखरने की हद तक टकराया। फोरहेड, आर्म्स और लेग्स सब खून से लथपथ थे। तेज दर्द की एक लहर मुझ पर छा गई। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फट रहा हो। इतना दर्द कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने अपनी खून से लाल आंखें खोली। फू युआन को कांपती हुई सू वानरू को गले लगाते हुए देखा। दोनों तरफ के दरवाजे बुरी तरह से टेढ़े यानी डीफॉर्म्ड हो गए थे। ट्रंक भी तेज आग में जल रहा था। मैंने अपना होंठ काट लिया, खुद को होश में रखने के लिए मजबूर किया। अपने जख्मी शरीर को खींचते हुए पैसेंजर सीट की तरफ रेंगने की कोशिश की। हर मूव के साथ ताज़ा खून टपकता, सीट और कार के फ्लोर को लाल कर देता। मैंने कार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। बस कुछ ही कदम चला था, तभी पीछे से धमाका सुना। आग आसमान तक भड़क उठी। उस ताकत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया, उस कार को देखते हुए जो अभी अभी फटी थी। मेरे शरीर का खून जम गया। मैंने हिम्मत नहीं की ये सोचने की कि अगर मैं कुछ सेकंड्स लेट होता या क्रैश में बेहोश हो गया होता तो क्या मैं फिर से कार एक्सीडेंट में मर जाता। जब से खतरा हुआ तब से लेकर जब तक मैंने खुद को कामयाबी से बचा लिया, 5 मिनट बीत गए। सू वानरू ने शुरुआत से अंत तक एक बार भी मुझे नहीं देखा। हालांकि फू युआन पूरी तरह ठीक था, उसने मुझे बचाने के लिए मुड़ने के बारे में नहीं सोचा। फू युआन को उसे अपनी बाहों में नरमी से समझाते हुए देखकर मैंने एक थकी हुई और कड़वी मुस्कुराहट दी। मेरे शरीर की ताकत खत्म हो गई थी। मेरी पलकें शीशे की तरह भारी लग रही थी और गिर गईं, होश और बेहोशी के बीच भटकते हुए। मैंने एम्बुलेंस और एक नर्स की चिंतित आवाज़ सुनी। सेकंड यंग मास्टर ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी है, बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो पहले ही कोमा में है। मिस सू, हमें उन्हें सर्जरी के लिए प्रायोरिटी देने का सुझाव है, वरना ये जानलेवा हो सकता है। चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ इसकी चिंता है कि फू युआन सुरक्षित है। फू युआन भी जख्मी है, आपको पहले उसे बचाना होगा। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी खोली। सू वानरू का चिंतित तना हुआ चेहरा देखा। मेरे पेरेंट्स भी जल्दी में पहुंचे। फू युआन को घेर लिया, लगातार आंसू पहुंचते हुए। पहले फू युआन को बचाओ, हमने उसे बड़ा किया है। अगर उसे कुछ भी होता है तो उसके पिता और मैं जी नहीं पाएंगे। हम उनके रिश्तेदार हैं। अगर सच में शेंजू को कुछ होता है तो हम हॉस्पिटल को परेशान नहीं करेंगे। बस अभी के लिए शेंजू की चिंता मत करो। फू युआन की सलामती सबसे ज़रूरी है। उन्हें बिना किसी अपवाद के फू युआन को चुनते हुए सुनकर मेरे दिल की गहराइयों में उम्मीद और संघर्ष का आखिरी थोड़ा सा हिस्सा भी खत्म हो गया। अनगिनत अंधेरा छा गया, मुझे एक गहरी खाई में नीचे खींचता हुआ। पिछले जन्म में मौत से पहले लाचारी और घबराहट की वही जानी पहचानी फीलिंग मुझे फिर से घेर लिया। अगले 2 दिनों तक मैं अकेला हॉस्पिटल में भर्ती रहा। डिस्चार्ज के दिन तक अब भी कोई मिलने नहीं आया। मेरे पेरेंट्स आखिरकार आए, मेरी सेहत की परवाह करने नहीं बल्कि मुझे याद दिलाने। कल तुम्हारे भाई की शादी का दिन है, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम चले जाओगे। कल शादी से पहले तुम्हें जाना होगा। उनका मैटर ऑफ फैक्ट लहजा सुनकर मैंने सर हिलाया। मुझे इतना आज्ञाकारी देखकर मेरे पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस आखिरकार नरम पड़ गए। अपने भाई की खुशी के लिए तुम्हें रास्ता देना होगा, इंतजार करो। जब तक उनका रिश्ता स्टेबल ना हो जाए और उनके बच्चे ना हो जाएं, हम तुम्हारा वापस स्वागत करेंगे। हमने पहले ही तुम्हारे कार्ड में रीयूनियन मनी ट्रांसफर कर दी है। विदेश में अपना ध्यान रखना। अपनी हिदायतें देने के बाद वो दोनों फू युआन की देखभाल के लिए जल्दी में वापस गए, तुरंत निकलते हुए। मैंने उनकी पीठ देखी, अपनी पॉकेट से इंग्लैंड का प्लेन टिकट निकाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर मैंने अपना फोन निकाला, ऑस्ट्रेलिया का प्लेन टिकट बुक किया। मैं सबकी इच्छाओं को पूरा करूंगा जैसे वो चाहते थे, पर उनकी दुनिया छोड़कर, ताकि वो मुझे कभी ढूंढ ना पाए। हॉस्पिटल छोड़ते हुए मैं एक लॉयर को ढूंढने गया। पेरेंट चाइल्ड रिश्ता खत्म करने का एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया। मैंने गंभीरता से उस पर अपने साइन किए। फिर इस एग्रीमेंट को एक बॉक्स में रखा।
उसमें वो रिकॉर्डिंग्स भी शामिल थी जब मैं सू वानरू के साथ पुरानी हवेली मैंशन में था। मैंने चुपके से उसे मुझे कहानियां सुनाते हुए रिकॉर्ड किया था। मैं ये टेप लेकर उसके पास अनगिनत बार गया था, पर उसने सुनने के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाला। अब मैंने जाने का फैसला कर लिया था। मैंने इन सब चीज़ों को भी साफ करने का प्लान किया, चाहे वो सुने या ना सुने। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। वैसे भी मैं पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा, किसी के द्वारा कभी नहीं ढूंढा जाऊंगा। उस रात नीचे वाला फ्लोर शादी की तैयारियों से लगातार शोरगुल वाला था। मैं ठीक से सो नहीं पाया, बहुत जल्दी जग गया। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपना सूटकेस ट्रंक में रखा। जैसे ही मैं निकलने वाला था, शादी का कॉन्वॉय भी पहुंच गया। मैंने सू वानरू को उसकी प्योर व्हाइट वेडिंग ड्रेस में देखा। इतनी खूबसूरत कि कोई उससे अपनी नजर नहीं हटा सकता था। सर हिलाया और पहली बार उसे भाभी बुलाया, आखिरी बार के लिए भी। सू वानरू भी दंग रह गई, मेरे पीछे कार को देखते हुए, फ्राउन करते हुए। तुम्हें आज शादी में आने की जरूरत नहीं है, बस घर पर रहो। मुझे पता था वो डरते थे कि मैं शादी के वेन्यू पर जाऊंगा और सेरेमनी को खराब कर दूंगा। मैंने सर हिलाया। वो ध्यान से तैयार किया हुआ गिफ्ट थमा दिया। मेरी आवाज शांत थी। मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देता हूं भाभी, अलविदा। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और कार में बैठ गया। कार का दरवाजा बंद कर दिया। सू वानरू ने चलती कार को देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अनजाने में मुझे वापस बुलाना चाहा, ये पूछने के लिए कि मैं आज कहाँ जाने का प्लान कर रहा हूं। पर इससे पहले कि वो बोल पाती, अपने सूट में फू युआन ने उसे बुलाया। वानरू, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रियर व्यू मिरर के जरिए मैंने उसे देखा। लापरवाही से वो बॉक्स असिस्टेंट की तरफ फेंका, मुस्कुराते हुए मुड़ते हुए, जब फू युआन ने उसे अपनी बाहों में प्रिंसेस स्टाइल में उठाया। कार धीरे से विला इलाके से बाहर निकल गई। मैंने खिड़की नीचे की, अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब से मेरा पुराना मैं मर चुका था। मेरे नए मैं का भविष्य पूरी तरह से नया होगा। जब प्लेन धीरे से उड़ा, मैं खिड़की के पास थोड़ा हैरान सा बैठा था। मैंने बिल्डिंग्स को मुझसे धीरे धीरे दूर होते देखा। मेरे दिल में कोई लगाव नहीं था, बल्कि आजादी महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने इस जगह को छोड़ दिया था जिसे घर कहते हैं, जब मैं बहुत छोटा था। मैंने पहले ही जाने के बारे में सोचा था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के भेदभाव या फेवरेटिज्म से बहुत वाकिफ था, चाहे जिंदगी के पहलुओं में हो या आम तौर पर। मेरे पेरेंट्स मेरे प्रति हमेशा मुझे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते थे। मैंने यहां तक सोचा था कि क्या मैं उनका बायोलॉजिकल बच्चा हूं या नहीं, जो समझाता कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हैं। पर सच्चाई जाहिर तौर पर वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। मैं सच में अपने पेरेंट्स का बायोलॉजिकल बच्चा हूं, और फू युआन का बायोलॉजिकल भाई भी। ये ना झुटलाए जाने वाला सच मेरे लिए एक और भी बड़ा झटका था। इसलिए इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए भेदभाव। यहां तक कि मेरा जन्म भी सिर्फ फू युआन को बचाने के लिए हुआ था। कभी कभी मैं सोचता हूं, शायद मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। जहां तक सू वानरू की बात है, मैंने सोचा था कि वो मेरा सहारा या सैल्वेशन होगी, क्योंकि वो वही थी जो बहुत लंबे समय तक मेरे सबसे अच्छी रही थी। अकेली इंसान जो मुझे टेंडरनेस महसूस करा सकती थी। हालांकि उसके एक्सीडेंट से पहले मैं पहले ही उससे चुपचाप मोहब्बत करता था, पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो सू वानरू का स्टेटस या बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि वो अनोखा और सच्चा दिल था जो उसके पास मेरे लिए था। इसलिए मैंने उससे मोहब्बत करने में हिचकिचाहट नहीं की, पर उसने पूरी तरह यकीन कर लिया कि जो इंसान दिन रात उसके साथ रहा था वो फू युआन था। मैंने चाहे कितना भी समझाया, यहां तक कि बार बार खुद को साबित किया, सू वानरू ने फिर भी मुझ पर यकीन नहीं किया। प्लेन एक टर्बुलेंट हवा के पॉकेट से गुजरा। प्लेन की बॉडी थोड़ी हिली। कार एक्सीडेंट का जख्म अब भी थोड़ा दुख रहा था। मैं अपनी सांस रोकने से नहीं रह पाया। मेरे जख्म लगभग पूरी तरह भर चुके थे, पर किसी वजह से जब से फू युआन ने पिछली बार मुझे पानी में ढकेला था, मुझे ठंड से बहुत डर लगने लगा था। यहां तक कि बिना बारिश वाले क्लाउडी दिन में भी मुझे अजीब सी ठंड महसूस होती। मैंने अनजाने में अपने ऊपर ब्लैंकेट थोड़ा और खींच लिया, पर फिर भी महसूस किया कि इसका असर बहुत कम था। मेरा शरीर अब भी कहीं कहीं ठंडा था। तभी मैं सोच ही रहा था कि क्या फ्लाइट अटेंडेंट से एक और ब्लैंकेट मांगूं। मेरे बगल वाली महिला ने अचानक अपना ब्लैंकेट मुझे पकड़ा दिया। मैं थोड़ा दंग रह गया। महिला की आवाज नर्म पर ठंडी थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। उसका ड्रेस बिना किसी दाग के प्योर वाइट था, पर उसने मास्क पहना था, जिससे उसका चेहरा साफ देख पाना नामुमकिन था। सिर्फ उसकी दिलकश या सोल कैप्टिवेटिंग आंखें निख रही थीं, जो हद से ज्यादा खूबसूरत थीं। मैंने उसे धन्यवाद किया और ब्लैंकेट ले लिया। फिर उसे अपने चारों तरफ एक बार फिर लपेट लिया, तुरंत बहुत बेहतर महसूस करते हुए। इतना कि मैं, जो नींद की कमी में था, थोड़ा ड्राउजी महसूस करने लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया ध्यान दें कि हमारा प्लेन 30 मिनट में सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। साफ अनाउंसमेंट लहरों में आई। मैं तभी धुंधलापन में जगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं लगभग 2 घंटे सोया था। मेरी कमर और पैर थोड़े सुन्न थे। आधे घंटे बाद
मैंने अपना लगेज लिया और अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर वक्त देखते हुए मैंने पाया कि एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम के मुकाबले हम थोड़ा जल्दी थे। अपने खाली मैसेज पेज को देखते हुए मुझे इसकी आदत थी। अगर एक दिन मैं सच में गायब भी हो गया तो मुझे डर था कि किसी को परवाह नहीं होगी कि मैं जिंदा हूं या मर गया। एक नई जगह शिफ्ट होते हुए मैं अब पहले की किसी भी चीज से कोई कनेक्शन नहीं चाहता था, चाहे लोग हों या मामले। मैंने सब कुछ जाने दिया था। अपने आसपास की अनजान बिल्डिंग्स को देखते हुए और अलग रंग की चमड़ी वाले लोगों को और लोगों की मिलनसार नजरों को जो वो मुझे दे रहे थे, मुझे बहुत फ्रेश महसूस हुआ। ये जगह उस सड़क से पूरी तरह अलग थी जहां मैं बड़ा हुआ था, पर मुझे डर नहीं लगा। इसके बजाय मैं अपनी भविष्य की जिंदगी के लिए उम्मीदों से भरा था। मैंने लगेज को एक तरफ धकेला, होस्ट के दिए हुए पोजीशन को ढूंढा, पाया कि वो बहुत दूर नहीं था, पर क्योंकि मेरे पास लगेज था इसलिए कार बुलाना ही सबसे सुविधाजनक था। इसलिए मैंने राइड हेलिंग ऐप खोला, सबसे करीबी फास्ट कार बुलाई। हालांकि कीमत सस्ती नहीं थी, पर मेरा पूरा शरीर अब थोड़ा थका हुआ था। मैं बस जल्दी से थोड़ा आराम करना चाहता था। ड्राइवर बहुत जल्दी पहुंच गया। 5 मिनट से भी कम में उसने मुझे रोड साइड से पिक कर लिया। मैंने देखा इस ड्राइवर का चेहरा थोड़ा भयानक था। उसके दाएं हाथ पर रंग बिरंगे फूलों का टैटू था। वो बिना कुछ कहे मेरा लगेज लेने के लिए कार से बाहर निकला। मेरी बेचैनी को नोट करते हुए ड्राइवर ने अपना सर घुमाकर पूछा कि क्या मैं कोरियन हूं। मैंने सर हिलाया और साफ किया कि मैं चाइनीज हूं। ये 2 शब्द, चाइनीज पर्सन, ने ड्राइवर के एक्सप्रेशन को तुरंत काफी नर्म कर दिया। तुम भी चाइनीज हो? इसका मतलब हम फेलो कंट्रीमैन हैं। तुम कहां से हो? मैं नॉर्थ ईस्ट चाइना से हूं। शायद इसलिए क्योंकि वो लंबे समय से विदेश में था, उसके एक्सेंट में एक अजीब सी क्वालिटी थी, पर मेरा मूड तुरंत रिलैक्स हो गया। ये एक परदेश में पुराने दोस्त से मिलने की किस्मत जैसा ही था। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं शंघाई से हूं। एक बार बात शुरू हुई तो हम दोनों आपस में बातें करने लगे। मुझे पता चला कि ड्राइवर अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ऑस्ट्रेलिया आया था। पहले चाइना में उसकी अपनी टैटू शॉप थी, पर क्योंकि यहाँ टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, साथ ही शॉप खोलने का खर्चा कम नहीं है, इसलिए ड्राइवर ने पैसे कमाने के लिए राइड शेयर चलाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि किसी दिन वो अपनी खुद की शॉप फिर से खोल सकेगा। रेड लाइट पर इंतजार करते हुए उसने अपना वॉलेट खोलकर मुझे दिखाया तक मैंने उन दोनों को देखा। गाल से गाल सटाए हुए, खुशी से मुस्कुराते हुए, अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। तुम्हारे बारे में क्या? तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों आए? नेटिव शंघाइनीज की इकोनॉमिक कंडीशंस तो अच्छी होनी चाहिए। मेरे ऑस्ट्रेलिया आने की वजह पूछने पर मैं हिचकिचाया। क्या मैं सच में कह सकता था कि ये इसलिए था क्योंकि मैं अपने असली परिवार से बचना चाहता था? ये सच में जोर से कहना मुश्किल था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने ऐसा एक कारण दिया। काम के लिए मुझे काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। ड्राइवर ने हमदर्दी भी दिखाई और मेरी चॉइस को सही भी ठहराया। सही है, अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं, यहाँ आना बुरा नहीं है। मैंने सर हिलाया। मैंने और कुछ नहीं कहा। पूरे सफ़र के दौरान ड्राइवर एक खुले चैट बॉक्स की तरह था। उसने मुझे लोकल कस्टम्स, आदतें और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। मैंने उन्हें एक एक करके नोट कर लिया। अपार्टमेंट पहुंचकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फीस देने के अलावा मैंने टिप के लिए कुछ नए एक्सचेंज किए हुए कैश भी निकाले। ज़रूरत नहीं है, हम दोनों चाइनीज़ हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? फिर वो गाड़ी चलाकर चला गया। मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग का पता फॉलो किया। लैंडलेडी काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। उसने मुझे चाबियां दी, फिर मुझे कुछ हिदायतें दी। जब तक मैं रिएक्ट करता वो पहले ही जा चुकी थी। हॉलवे की तरफ चलते हुए एक थोड़ी जानी पहचानी फिगर कोने पर दिखाई दी। इससे पहले कि मैं साफ देख पाता वो गायब हो गई। मैंने सर हिलाया, सोचा कि मैं ठीक से सोया नहीं हूं। कमरा बड़ा नहीं था, फर्नीचर काफ़ी कंप्लीट था। बेडरूम में एक छोटी बैल्कनी थी। धूप अंदर आ रही थी। बैल्कनी ने खिड़की को बहुत खुशनुमा तरीके से रोशन कर दिया था। सबसे ज़रूरी बात, बाहर एक छोटा किचन था। मैं बहुत संतुष्ट, सैटिस्फाइड था। मुझे वेस्टर्न फूड में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर चीज़ और डिशेस मैं उन्हें और भी ज़्यादा नापसंद करता था। अब जबकि मेरे अकोमोडेशन में किचन था, अपने लिए खुद खाना बनाना नेचुरली सबसे अच्छा था। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स मेरी ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, इसलिए ज़्यादातर वक्त मैंने खुद को खाना बनाना सिखाया था। अब खाना बनाने की कंडीशंस मिलने पर मैं नेचुरली बहुत खुश था। मैंने भी बस कमरे को थोड़ा और साफ किया, फिर अपना सूटकेस खोला, सारे कपड़े निकाले, उन्हें वार्डरोब में रखा, फिर नाजुक चीज़ों को एक एक करके निकाला और उन्हें ढंग से सजाया। पूरे तैयार कमरे को देखकर मैं संतुष्ट था और सोने से पहले अपना चेहरा धोया। प्लेन की नींद सच में आरामदायक नहीं थी। जब मैं जागा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। इस महीने सिडनी में गर्मियां शुरू हो रही थीं। मैंने बदलने के लिए एक कूल टी शर्ट ढूंढी और बाहर निकल गया। चाइना में अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर जाने के मुकाबले अब मैं बाहर की धूप का ज्यादा मजा लेना चाहता था। मैंने पहले खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने का प्लान किया, फिर घर ले जाने के लिए कुछ खाना खरीदने का। अचानक एक खुशबू मेरी नाक में आई। मेरे टेस्ट बड्स तुरंत फतह हो गए।
अनजाने में खुशबू का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंचा। मैंने पाया कि साइन पर स्टेक लिखा था। मैंने एक स्पेशलिटी स्टेक ऑर्डर किया। स्टेक सर्व होने के बाद मैं एक बाइट चखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मैंने पाया कि मीट ताज़ा और नर्म था। ये सच में स्वादिष्ट था। मैंने जी भरकर खाया। बस जब मैं पे करने ही वाला था, मैंने पाया कि मेरा कैश और कार्ड्स दूसरी शर्ट की पॉकेट में थे। कपड़े बदलते वक्त मैं ये पूरी तरह भूल गया था। बस जब मैं परेशान था, एक हाथ ने मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाया, मेरे लिए भी पे करने की इच्छा जताते हुए। मैं थोड़ा हैरान था, नजर का पीछा करते हुए। ये आज सुबह एयरपोर्ट वाली महिला थी। अभी मैंने उसका चेहरा साफ देखा। मैंने देखा उसका एक खूबसूरत चेहरा था। उसकी आईब्रोज और नाक की हड्डी ठीक तरह से उठी हुई थी, जो एक थोड़ा ठंडा फीलिंग दे रही थी। मैंने बार बार शुक्रिया अदा किया। मैं आपको वापस कैसे चुकाऊं? जरूरत नहीं है, मेरे पास हैंडल करने के लिए कार्ड है, महिला ने कहा, जैसे उसने अपने हाथ में गोल्ड कार्ड पकड़ा हो। उसकी फर्राटेदार चाइनीज ने मुझे थोड़ा हैरान किया, उसके अपीयरेंस की वजह से। वो सच में ऐसी नहीं लग रही थी जो चाइनीज बोल सकें। पर यह खाना सच में सस्ता नहीं था। मुझे यकीनन उसे वापस चुकाना था। मैंने बिना सोचे बोल दिया, नहीं, मुझे अब भी आपको वापस चुकाना है। महिला थोड़ा मुड़ी, अचानक मजाकिया ढंग से बोली, फिर अगली बार मुझे आइसक्रीम खिलाना। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे वाली जगह है। मैं वहीं खड़ा रह गया। अभी मुझे याद आया, जो इंसान मैंने स्टेयरवेल पर देखा था, वो यकीनन वही रही होंगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, अगली बार मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। महिला के दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, शायद मैंने अभी तक उसका नाम नहीं पूछा था। मेरे दिल में मुझे अजीब सा पछतावा हुआ, क्योंकि मैंने किसी से इतना बड़ा फायदा लिया था। अपार्टमेंट वापस आकर मैंने रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए कुछ और खाना खरीदा। भरे हुए रेफ्रिजरेटर को देखकर मुझे तुरंत सुरक्षा की एक मजबूत फीलिंग महसूस हुई। फोन अचानक बजा। मैंने चेक करने के लिए इसे खोला। पता चला कि फू युआन ईमेल के जरिए कई फोटोज भेज रहा था। फोटोज में मैंने सू वानरू को एक व्हाइट मर्मेड टेल ड्रेस पहने कैमरा की तरफ देखते हुए देखा। एक प्यारी मुस्कुराहट और उसके पीछे फू युआन था, एक लाड प्यार भरी नजर के साथ। वो दोनों साफ तौर पर एक प्यारी नई शादीशुदा जोड़ी। एक डायमंड रिंग की भी फोटो थी, एक और उन दोनों की उनके पेरेंट्स के साथ थी। फोन पकड़े हुए मेरा हाथ थोड़ा कस गया। फू युआन का मकसद मेरे लिए बहुत साफ था, बस मुझे साबित करना चाहता था। सू वानरू की आंखों में अब सिर्फ उसके लिए जगह थी। फोटोज के नीचे कई मैसेजेस थे। ये वो वेडिंग ड्रेस है जो मैंने आखिरकार वानरू के लिए चुनी। क्या ये खूबसूरत नहीं है? वेडिंग ड्रेस चुनने से पहले उसे कोई दूसरी पसंद थी, पर मैंने कहा कि ये वानरू की वेस्ट लाइन को ज्यादा उभारती है, तो मैंने आखिरकार सारी खरीद ली। उसने ये भी कहा कि डायमंड रिंग इतनी बड़ी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसे आमतौर पर ज्यादा नहीं पहनेगी, पर मैंने इसे खरीदने पर जोर दिया। असलियत में तुम्हें शादी में बुलाना चाहता था, पर वानरू नहीं चाहती थी। उसने कहा वो खुशी के दिन तुम्हें नहीं देखना चाहती। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स ने भी कहा तुम्हारा आना बदकिस्मती बैड लक लाएगा, इसलिए यूनानिमस फैसला लिया गया कि तुम्हें ना आने दिया जाए। अब हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें अपने दिल से ये सब निकाल देना चाहिए। मुझे वानरू के साथ तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं है, पर अब से तुम्हें मेरे लिए ये साफ साफ याद रखना चाहिए, उसके साथ रहने वाला इंसान सिर्फ मैं हो सकता हूं, वानरू सिर्फ तुम्हारी भाभी हो सकती है। मैंने इन शब्दों को देखा। मैं तसव्वुर भी कर सकता था फू युआन के इन शब्दों को कहने का लहजा और एक्सप्रेशन। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी से पेज बंद कर दिया। मुझे अचानक याद आया, सू वानरू ने एक बार बड़े प्यार से मेरी आंखों का जिक्र किया था। कहा था मेरी आंखें यकीनन बहुत हैंडसम होंगी। मैंने पूछा अगर तुम देख पाती, बाद में तुम्हें पता चलता कि मैं हैंडसम नहीं हूं, तब क्या? सू वानरू ने जवाब दिया, चाहे तुम कैसे भी हो, मेरे दिल में तुम सबसे मुतासिर कुन टचिंग इंसान हो। जवान लड़की के जज्बाती और सीधे मोहब्बत भरे शब्द, मैंने उन्हें तब तक सुना जब तक मेरे कान लाल नहीं हो गए। मैंने एक बार उसके साथ भविष्य बिताने का सोचा था, यहां तक कि बाद में उससे शादी करने, एक खुशहाल परिवार बनाने के बारे में सोचा था। हालांकि मैंने कहा था कि मैंने अपने दिल से सू वानरू को निकाल दिया है, पर इन चीजों को देखकर मेरा दिल अब भी थोड़ा कड़वा महसूस कर रहा था। पर अतीत तो अतीत था, मेरी अब कोई उम्मीद नहीं होगी। शादी शुरू होने वाली थी। एक छोटा लड़का अचानक अंदर भागा, फू युआन से टकराया। ग्रेप जूस। उसके व्हाइट सूट का आधे से ज्यादा हिस्सा तुरंत रंग गया। वो चिल्ला उठा, मेरे कपड़े! ये किसका नौटी बच्चा है? इसे अंदर किसने आने दिया? जल्दी इसे यहां से ले जाओ। शोर शराबा सुनकर सू वानरू जल्दी से वहां चली आई। फू युआन के एनॉयड एक्सप्रेशन को देखकर उसके कदम तुरंत वहीं रुक गए। उसके इंप्रेशन में वो हमेशा कैरेक्टर में जेंटल और पोलाइट था। मुश्किल वक्त में भी वो इतना इरिटेबल नहीं होता था। अचानक उसे ऐसे देखकर सू वानरू को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। वानरू, तुम कब आई? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। सू वानरू ने फिर से उसकी तरफ ऊपर देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके चेहरे पर अभी भी वही लविंग और जेंटल एक्सप्रेशन था, जैसे कि पहला वाला इंसान बिल्कुल अलग हो। उसने जवाब दिया, बस अभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, मैं देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। वू आन। फू युआन मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस मेरे सूट पर थोड़ा ग्रेप जूस गिर गया था, मैं चेंज करके आता हूं और सब ठीक हो जाएगा, मेरा यहां वेट करो। सू वानरू ने सर हिलाया,
ऑल राइट। पता नहीं क्यों फू युआन को देखते हुए उसे हमेशा एक अजीब सी फीलिंग आती थी। ये फीलिंग पल भर की नहीं थी, बल्कि अक्सर महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि पहले के मुकाबले जब वो उसके साथ थी कुछ अलग था, पर एग्जैक्ट क्या अलग था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा कभी कभी उसके दिमाग में जो इंसान होता था वो फू युआन नहीं था, बल्कि मैं सू वानरू के दिल में कुछ डाउट्स थे, पर वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। आखिरकार फू युआन उसका पति बनने वाला था और मैं उसका ब्रदर इन लॉ था। उसे अचानक याद आया कि मेरे कार में बैठने से पहले मैंने उससे सिस्टर इन लॉ कहा था। उस वक्त मेरा चेहरा पीला पेल था। वेडिंग गिफ्ट दिया और फिर चला गया। सू वानरू को अचानक वो बॉक्स याद आया और उसने देखने का फैसला किया कि अंदर क्या है। पार्किंग लॉट तक एलिवेटर लेकर सू वानरू ने कार को पूरी तरह सर्च किया। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। वो बॉक्स कहाँ है जो मैंने तुम्हें आज सुबह दिया था? उसका अचानक सवाल सुनकर असिस्टेंट की आवाज थोड़ी हिचकिचाई हुई थी। उसने कहा, आपका मतलब वो बॉक्स जो मिस्टर फू के भाई ने दिया था, मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया? सू वानरू की आईब्रोज कसकर सिकुड़ गईं। आखिर में हुआ क्या? मैंने तुम्हें कुछ दिया और तुम अपना काम ठीक से भी नहीं कर सकती? असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, डायरेक्टर सू, ये मिस्टर फू थे जिन्होंने कहा था, क्योंकि गिफ्ट वैसे भी वैल्यूएबल नहीं था। सू वानरू थोड़ी गुस्से में थी। वो चिल्लाई, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने उसे कहाँ फेंका था? जल्दी ढूंढो उसे। असिस्टेंट बॉक्स ढूंढने के लिए भागी। असिस्टेंट की पीठ को जाते देखकर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कुछ मिनट बाद असिस्टेंट जल्दी से बॉक्स लेकर आई। बस वो सू वानरू को देने ही वाली थी कि फू युआन ने बीच में रोक दिया। असिस्टेंट समझ गई और बॉक्स लेकर सीधा चली गई। फू युआन पास आया। वानरू, तुम यहां क्यों भागी चली आई? मैं अभी चेंजिंग रूम से बाहर आया और तुम्हें देख नहीं पाया। ये वो सूट है जो मैंने अभी बदला है। क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा लग रहा है? लेकिन सू वानरू की आंखें थोड़ी नम डार्क हो गईं, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसने कहा था कि उसे पर्पल पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वेडिंग डे पर उसने पर्पल सूट चुना? उसके दिल में डाउट्स और भी बढ़ने लगे। उसके थॉट्स भी एक जंबल्ड मेस बन गए। सू वानरू मुस्कुराई। बहुत सुंदर, ये कलर तुम पर सूट कर रहा है। पर वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। फू युआन ने उसमें कुछ गलत नोटिस नहीं किया। अभी भी अपनी तारीफ करते हुए अपनी फिगर को देख रहा था। सुरीली म्यूजिक बजने लगा। ऑफिशिएंट धीरे धीरे स्टेज पर आया और ओपनिंग वर्ड्स शुरू करते हुए दूल्हे दुल्हन को इंट्रोड्यूस करते हुए। फू युआन पूरे जज्बे के साथ, सू वानरू शांत आंखों के साथ। फू युआन को उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे स्टेज पर चलते देखा गया। धुंधलेपन में उसने पाया कि मेरा चेहरा उसके दिमाग में आया। वो एक जगह पर काफी देर तक बिना एक कदम बढ़ाए खड़ी रही। उसके बगल में फू युआन ने उसे कई बार पुकारा। उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वानरू, तुम्हें क्या हुआ है? फू युआन ने पूछा। वो गुस्से में भी और फ्रस्ट्रेटेड भी। गेस्ट्स को साफ तौर पर चर्चा करते हुए देखकर ऑफिशिएंट भी चीजों को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सिचुएशन अर्जेंट थी। उसने धीरे से सू वानरू की बाहों को धक्का दिया। तभी वो अचानक होश में आई। ऑफिशिएंट ने यह देखकर जल्दी से कहा, क्या दुल्हन शायद शादी की तैयारियों से बहुत थक गई है? हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई थोड़ा समझ सकेगा। उन दोनों ने बिना ध्यान दिए वेडिंग रिंग्स एक्सचेंज किए। फिर टोस्ट का समय था। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हम बाद में टोस्ट के लिए बाहर आएंगे। ये कहने के बाद सू वानरू सीधा चली गई, फू युआन की फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह किए बिना। वो पहले उसके पीछे भागना चाहता था पूछने के लिए, पर गेस्ट्स का ग्रुप अभी भी वेट कर रहा था। फू युआन के पास वहां रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वानरू ने कल रात सारी रात ड्राइव किया था, इसलिए वो थोड़ी थकी हुई थी। वो थोड़ी देर बाद सबको ज्वाइन करेगी। ये कहने के बाद उसने एक कप वाइन लिया और टोस्ट किया। हालांकि गेस्ट्स अपने दिल में थोड़े पजल थे। इस वक्त उन्हें भी नहीं पता था कि क्या कहें। आखिरकार ये किसी और की शादी थी। सू वानरू बैक स्टेज गई। असिस्टेंट ने तुरंत उसे वो बॉक्स पकड़ाया। उसने धीरे से बॉक्स को अनलॉक किया। उसकी आंखों के सामने जो था वो एक छोटी ऑडियो टेप थी। वहां एक लीगल डॉक्यूमेंट भी था जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को खत्म, सेवरिंग कर रहा था। उस पर लिखे 3 मजबूत कैरेक्टर्स को देखकर वो अनजाने में दंग रह गई। उसका अपने परिवार के साथ रिश्ता बहुत खराब है। वो क्यों जानबूझकर पेरेंट चाइल्ड रिश्ता खत्म करेगा? लेकिन जो मैंने देखा है, मेरे पेरेंट्स फू युआन के साथ बहुत ध्यान से पेश आते हैं। सू वानरू थोड़ी कंफ्यूज थी। उसका हाथ ऑडियो टेप पर गया। सू वानरू को लगा कि ये टेप देखा देखा सा है। ऐसा लगा कि मैं एक बार इसे लेकर उसके पास गया था, उसे इसे सुनने के लिए कहते हुए। पर उस वक्त उसे सिर्फ ये लगा कि मैं उसे बिना वजह परेशान कर रहा हूं, इसलिए वो टेप का कंटेंट नहीं सुनना चाहती थी। अब सू वानरू के अंदर इसे सुनने की थोड़ी इच्छा हुई। उसने एक कंप्यूटर ढूंढा और टेप को कंप्यूटर में डाल दिया। एक शोर वाली इलेक्ट्रॉनिक आवाज के बाद एक लड़की ने कहानी सुनाना शुरू किया। उस प्यारी आवाज ने उसका दिल धड़का दिया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कहानी सुनाने वाली कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। ये तब की बात थी जब सू वानरू की आंखों की रोशनी चली गई थी और वो फू युआन को कहानियां सुनाती थी। उसके पास ये क्यों है? या फिर जो इंसान मेरे साथ था वो असलियत में फू युआन नहीं बल्कि वो था?
या क्या उसने चुपके से फू युआन की चीजें ले ली थीं? सू वॉनरू ने तुरंत अपना फोन निकाला, मुझे साफ करने के लिए कॉल करने का इरादा किया, पर उसका कॉल किसी भी हाल में नहीं लगा। इसलिए उसने टेप ली और फू युआन को ढूंढने निकल गई ताकि बात साफ हो सके। क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो वही इंसान था, तो उसे जरूर कुछ पता होगा। सू वॉनरू ने फू युआन को खींचा जो टोस्ट कर रहा था, और उसे बैक स्टेज ले गई। वुआन, क्या तुम सच में वही इंसान हो जो हमेशा मेरे साथ रहता था? उसका जोर काफी ज्यादा था। उसने फू युआन का हाथ ऐसे पकड़ा था कि वो सच में भाग नहीं सकता था। उसकी आवाज थोड़ी चिड़ी हुई थी। वॉनरू, तुम्हें क्या हुआ है? अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान बेशक मैं ही था। मेरे अलावा तुम्हें और कौन प्यार करेगा? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम आज पूरे दिन खोई खोई रही हो। सू वॉनरू ने धीमी आवाज में पूछा। और जो कहानियां मैंने तुम्हें सुनाई थीं, क्या तुम्हें वो अब भी याद है? फू युआन जानबूझकर उसकी आंखों से बचने लगा। याद है, बेशक मुझे याद है। बस बात यह है कि वो वक्त बहुत पहले का था, मुझे बहुत साफ तौर पर याद नहीं है। उसका शर्म और घबराहट, उसने इस मोड़ पर सब कुछ साफ देख लिया था। अगर सू वॉनरू समझना नहीं भी चाहती थी तो भी सब साफ हो चुका था। फू युआन झूठा था। मैं वही इंसान था जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थी। सू वॉनरू ने बिना एक शब्द कहे उसे ठंडी नजरों से देखा। इस पल फू युआन को एहसास हुआ उसने शायद गलत बात कह दी थी। उसने जल्दी से सफाई दी। मैं जानबूझकर तुम्हारी सुनाई कहानियां नहीं भूला हूं। ये सच में इसलिए है क्योंकि शादी की तैयारियां थका देने वाली रही हैं। वॉनरू, नाराज मत हो। जब तक हमारी शादी होगी तब तक रुको। क्या तुम मुझे फिर से सुना सकती हो? उसने सू वॉनरू की आस्तीन पकड़ी और उसे धीरे से हिलाया। सू वॉनरू ने अपने आंखों के सामने उस चेहरे को देखा। उसे थोड़ी मतली, नॉजिएटेड महसूस हुई। फू युआन, अब भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम वो इंसान बिल्कुल नहीं हो जो मेरे साथ था। उसने उसे जोर से धक्का दिया। फू युआन तैयार नहीं था। उसे जोर से सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। उसका पूरा शरीर सीधा मेमोरियल के सामने जा गिरा। उसका सूट पूरी तरह फट गया। गिरने की वजह से उसके शरीर पर कई जगह चोटें भी आईं। एक पल में अनगिनत कैमरा फ्लैशेस उस पर चमकने लगे। फू युआन के पास अपने शरीर के दर्द की परवाह करने का वक्त नहीं था। वो सिर्फ डर के मारे अपना चेहरा छुपा सका। वो कोई और बड़ी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो सू वॉनरू के पीछे जाकर सफाई देना चाहता था, पर सू वॉनरू ने पहले ही मौका पकड़कर स्टेज पर कदम रख दिए थे। उसने माइक्रोफोन पकड़ा। सभी लोग सुनिए, आज की शादी यहीं रद्द कैंसल की जाती है। फू युआन वो दुल्हा नहीं है जिसे मैं ढूंढना चाहती हूं। ये कहने के बाद वो सीधे बैंक्वेट हॉल से बाहर चली गई। जैसे ही सू वॉनरू बाहर निकली, वो मेरे पेरेंट्स से मिली। क्या हुआ वॉनरू, तुम कहाँ जा रही हो? क्या ये टोस्ट का वक्त नहीं है? सू वॉनरू ने उन्हें देखा जो हालात को समझ नहीं पा रहे थे। उसने सीधे उनके पैरों के पास बॉक्स फेंक दिया, बस ये सोचकर कि कैसे उन्होंने और फू युआन ने मिलकर उसे धोखा दिया था। वो हद से ज्यादा गुस्सा थी। मैं अब शादी नहीं कर रही हूं। आप सब अपने दिलों में असली वजह जानते हैं। मैंने फू परिवार को अच्छे से याद कर लिया है। सू वॉनरू की बातों में मेरे पेरेंट्स को डरा दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जमीन से बॉक्स उठाया, फिर जल्दी से बैंक्वेट हॉल की तरफ भागे। वहां मौजूद मेहमानों ने अपने आंखों के सामने ये सब देखा। तुरंत चर्चा और गपशप शुरू हो गई। क्या हो रहा है? क्या उन्होंने अभी शादी की रस्में पूरी नहीं की थीं? अब वो इसके रद्द होने का ऐलान कर रहे हैं? ये डायरेक्टर सू अब शादी नहीं करना चाहती। क्या आपको अभी तक पता नहीं चला? डायरेक्टर सू को पहले एक बाहर के विला में रखा गया था। लोग कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए उनकी आंखें ब्लाइंड भी थीं। उस वक्त वो एक लड़के से मिली थीं। उसे ढूंढने में काफी मेहनत की। आज की हालत देखकर लगता है कि किसी ने उसका रूप धार लिया था और पकड़ा गया, वरना आज शादी कैसे रद्द हो सकती थी? क्या ये हंगामा नहीं है? तो बात यह है, क्या वो इसी के लायक नहीं है? किसने कहा था उसे किसी और का रूप धरने के लिए? अब अच्छा हुआ, शादी सबके सामने रद्द हो गई। फू परिवार ने सच में अपनी नाक कटवा ली है। वो ऐसा बेटा कैसे पाल सकते हैं? हालांकि आवाजें तेज नहीं थीं, फू युआन ने शुरू से अंत तक सब कुछ साफ सुना। उसने अपनी उंगलियों को अपनी हथेलियों में जोर से गाढ़ लिया। जब वो खून निकलने लगा तभी उसने उन्हें छोड़ा। उसके पास उसके पेरेंट्स जल्दी से आए, जो बहुत परेशान थे। उन्होंने तुरंत कैमरास को रोक दिया। फू युआन को सहारा देकर पीछे ले गए। उसकी मां ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, वुआन, क्या तुमसे कोई चूक हो गई? सू वॉनरू को अचानक अब ये सब कैसे पता चला? फू युआन चिल्लाया,
मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। ये जरूर फू शॉन्जाओ होगा, उसने जरूर कुछ किया होगा। इसीलिए सू वानरू को अचानक एहसास हुआ। फू शॉन्जाओ बस मेरा खुश होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने मेरी इतनी बुरी तरह बेइज्जती करवाई। पेरेंट्स, आपको उसे सख्ती से डिसिप्लिन करना होगा। उसके पेरेंट्स ने अपने तड़पते हुए बेटे को देखा, बहुत हमदर्दी महसूस की। ठीक है, माँ तुमसे वादा करती है, हम शॉन्जाओ को जरूर अच्छे से सबक सिखाएंगे। वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पिता ने भी साथ दिया। सही कहा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भरोसा रखो कि आज हम तुम्हें इसका जरूर जवाब देंगे। ये हुई ना बात। पर वानरू का क्या? उसे अब तक पता चल गया होगा कि मैं वो इंसान नहीं हूं। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक चमकी। मां ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, वानरू को समझाएंगे। अगर सच में काम नहीं बना तो हम सीधे सू परिवार से बात करेंगे। हमारे फू परिवार की भी कोई इज्जत है। शादी होनी ही चाहिए, फू युआन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कड़वाहट से भरी थी। मुझे पता है, माँ हमेशा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। अचानक उसने अपने पिता के हाथ में एक बॉक्स देखा। उसके दिल में उसे सिर्फ एहसास हुआ, ये वही वेडिंग गिफ्ट लग रहा था जो मैंने आज सू वानरू को दिया था। पर उसे साफ याद था कि उसने सू वानरू के असिस्टेंट को इसे फेंकने के लिए कहा था। ये अब यहाँ कैसे आ गया? फू युआन ने इसे खोला, पता चला कि ये एक डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, पेरेंट चाइल्ड रिश्ता खत्म करने का अग्रीमेंट। मैं खिड़की के पास गया, उसे खोल दिया, देखा कि बाहर मौसम बहुत अच्छा था। मेरा मूड तुरंत काफी बेहतर हो गया। मैंने नीचे टहलने जाने का फैसला किया। मैं नीचे लॉन में पहुंचता हूं, मुझे अचानक बिल्ली के बच्चों किटन की कई मियाओं सुनाई दी। मैंने सिर घुमाकर देखा, किसी किटन का कोई निशान नहीं मिला। मुझे पहले लगा कि मैंने गलत सुना था। मैंने जाने के लिए अपना पैर उठाया, फिर से वही आवाज सुनाई दी। फिर मैंने झुककर लॉन की अच्छे से जांच की। लॉन पर एक पाइप में मुझे एक छोटा ऑरेंज येलो रंग का किटन मिला। वो काफी दुबला दिख रहा था। उसके शरीर पर हर जगह जख्म भी थे। मुझे करीब आते देख वो डरा नहीं, फिर भी उसने अपने पैरों से मेरी तरफ रेंगने की कोशिश की। मैंने उसे हद से ज्यादा हमदर्दी के साथ देखा। मैंने तुरंत उसे रेस्क्यू करने का फैसला किया, पर किटन मुझे एक बड़ा मर्द समझकर किसी तरह करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं मदद के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, पर मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था सिवाय उस औरत के जिसने पैसे देने में मेरी मदद की थी। बहुत हिचकिचाहट के बाद मैंने टेस्ट करने के हिसाब से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उस औरत को देखा जो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे अभी सोकर उठी हो। आपको मुझसे क्या काम है? मैंने जल्दी से नीचे किटन मिलने के बारे में बताया। सब कुछ एक बार में बता दिया। सुनने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, तो मेरा एक पल इंतजार कीजिए। वो औरत अंदर गई, अपने कपड़े बदले, फिर हम दोनों साथ में नीचे गए, किटन की जगह चेक की। फिर हमने सावधानी से पत्थर को हटाया। उसके बाद अपने हाथों से बड़े आराम से किटन को पाइप से बाहर निकाला। किटन को इस वक्त कुछ एहसास हो रहा था। वो लगातार मियाविंग कर रहा था, पर उसने कोई संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय वो बिना किसी नखरे के उस औरत की गोद में लेट गया। देखने पर उसके पीछे वाले पैर जख्मी लग रहे थे। हमें इसे चेक करने के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उस औरत ने सहमति दी। ठीक है, मुझे पता है पेट हॉस्पिटल कहाँ है, बस कुछ मिनट की दूरी पर। हम दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। एक नर्स हालत पूछने के लिए आई, फिर कहा कि उन्हें पहले इसकी जांच करनी होगी। उस औरत ने बड़े ध्यान से किटन को एग्जामिनेशन टेबल पर रखा। हम दोनों फिर एग्जामिनेशन रूम से बाहर आ गए। जल्दी ही नर्स किटन को बाहर ले आई। कहा कि पैर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस कुछ खरोंचे हैं, अच्छे ध्यान की जरूरत है। ये बस थोड़ा मैल नरिश्ड था, कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती करना होगा। मैंने उसकी गोद में किटन को देखा। मेरे तंगे हुए दिल ने तुरंत सुकून की सांस ली। मेरी आवाज शुक्रगुजारी से भरी थी। आज मैं सच में आपका शुक्रिया करता हूँ। अगर आप नहीं होतिन तो मुझे सच में नहीं पता होता कि किसे ढूंढूं। मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा है। वो औरत मुस्कुराई। ये कुछ नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूं हम किटिन को बचा सके। मेरा नाम बाईजी है, और आपका? मैंने जवाब दिया, फू शिनजाओ। बाईजी। ये सुनने के बाद अनजाने में उसने एक बार नाम दोहराया, फिर सिर हिलाया। किटन को सेटल करने के बाद हम दोनों साथ में अपार्टमेंट बिल्डिंग वापस लौट गए। शायद इसलिए क्योंकि उनके पास करने के लिए एक जैसा काम था। दोनों ने पूरे रास्ते बात की, बिना किसी हिचकिचाहट के। मुझे पता चला कि बाईजी यहां एक लॉ फर्म में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही थीं। इत्तेफाक से मुझे बचपन से ही लॉ में दिलचस्पी थी। हम दोनों ने फिर इस प्रोफेशन पर अपने विचारों के बारे में एक जोशीली चर्चा शुरू की। फिर जैसे जैसे हमने बात की, हम दोनों का तालमेल और बेहतर होता गया, जैसे कि हम पुराने दोस्त हों जो एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हों। उसके प्रति मेरा नजरिया भी उसी हिसाब से बदल गया। बाईजी उतनी ठंडी नहीं थी जितना उसका बाहर का व्यक्तित्व लगता था। मैं अचानक रुका। मेरा यहां एक पल इंतजार कीजिए। बाईजी थोड़ी हैरान थी, पर फिर भी अनजाने में मान गई। जब तक मैं 2 बड़ी आइसक्रीम्स लेकर दौड़ता हुआ नहीं आया। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल,
फिर मैंने आइसक्रीम उसे पकड़ा दी। बाईजी ने बिना इनकार किए इसे कबूल कर लिया। पेड़ों की परछाइयों से धूप छन कर आ रही थी। उसने मुझे अपने सामने देखा। वो अपने गालों को गर्म होते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। इसका एहसास होने पर बाईजी जल्दी से घर जाने का बहाना ढूंढा। मैंने ध्यान नहीं दिया। अगली बार साथ में हॉस्पिटल जाने का वादा किया, फिर अपने खुद के अपार्टमेंट में वापस आ गया। अगले कुछ दिनों में हम अक्सर साथ में पेट हॉस्पिटल जाने का प्रोग्राम बनाते थे। नर्स की मेहनत भरी देखभाल में किटन की हालत काफी सुधर गई। मैं असलियत में उसे घर ले जाना चाहता था, पर लैंडलॉर्ड ने कहा था कि अपार्टमेंट में पेट्स की इजाजत नहीं थी। ये उन शर्तों में से एक थी जिनका मुझे पालन करना था। किटन को मेरे यहाँ रहने दो, मेरा कमरा काफी बड़ा है। इसके अलावा मुझे चाइना में बिल्लियां पालने का अनुभव है, बाईजी ने कहा जब वो मुझे अपने फोन का एल्बम दिखा रही थी। मैंने उसका वॉलपेपर देखा। एक सुंदर कैलिको बिल्ली थी, गोल आंखों वाली, बहुत ही प्यारी। मैंने उसकी गोद में किटन को देखा और कहा, ठीक है। बाईजी ने सुझाव दिया, पर कैट फूड और बाकी चीजें मुझे खरीदने दो। आपने पहले ही सारी मेडिकल फीस दे दी हैं, इस बार ये मुझे करना चाहिए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी समझदार होगी। तुरंत मान गया, ठीक है, पर आप शायद सब कुछ अकेली नहीं उठा पाएंगी, मैं आपके साथ चलूंगा। हम दोनों फिर से शॉपिंग पर गए, किटन के लिए कुछ सप्लाईज और खिलौने लेने। मुझे चुनने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पर बाईजी बिल्कुल भी चिढ़ी नहीं। इसके उलट वो सुझाव देने में बहुत सब्र दिखा रही थी। मेरा दिल भर आया। मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि कोई मेरे साथ इतना पेशेंट रहेगा। मुझे अचानक याद आया, पुराने वक्त में सुआन रू भी ऐसी ही थी, पर बाद में उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनने के लिए एक पल भी नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया कि मेरे चेहरे के भाव बदल गए थे। बाईजी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था। ऐसा लगता है कि हमने अभी तक किटन का नाम नहीं रखा है। बाईजी ने बात जारी रखी, तो क्या आप इसे कोई नाम देना चाहते हैं? आखिरकार आप इसके मालिक हैं। मैंने एक पल के लिए सोचा, इसे शियाओ मी बुलाने के बारे में क्या ख्याल है? बाईजी ने सिर हिलाया, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा है, तो अब से इसका नाम शाओमी होगा। क्योंकि हम हॉस्पिटल से काफी देर से लौटे थे, बाईजी ने गाड़ी बुलाई। उसने ड्राइवर को कॉल भी किया। ड्राइवर खुशी खुशी मान गया, पर मुझे समझ नहीं आया कि जब वो पहुंचा तो क्यों। उसने मुझे एक मतलबी नजर से देखा और बाईजी से रशियन में कुछ कहा। मैंने उसे साफ नहीं सुना, तो मैं थोड़ा करीब गया बाईजी के, पूछा कि वो मुझे इतने अजीब एक्सप्रेशन से क्यों देख रहा है। उसने अभी क्या कहा? बाईजी ने कहा, उसने कहा कि आपका किटन बहुत प्यारा है, वो इसे चुराना भी चाहता है। ये सुनकर मैंने तुरंत किटन को जोर से गले लगा लिया। सच में? क्यों? मेरी रिएक्शन ने बाईजी को हंसा दिया। मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी खामोशी से किटन को जोर से पकड़े रखा, एक ऐसे एंगल से जहां से मैं नहीं देख सकता था। बाईजी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुश्किल से किटन को बाईजी के घर छोड़कर मैं जल्दी से नहाने के लिए घर भागा। मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अभी नहाकर निकला ही था। मैं थोड़ा हैरान था, इस वक्त मुझे कौन मैसेज कर रहा होगा। इसे देखते हुए मुझे पता चला कि ये एक न्यूज पुश नोटिफिकेशन था। हेडलाइन में लिखा था, पहली अमीर वारिस सू वान रू ने सबके सामने शादी रद्द की। ना सिर्फ दूल्हे को सीधे शादी के वेन्यू पर छोड़ दिया, बल्कि सीधे ऐलान भी किया कि दूल्हा वो इंसान नहीं है जिसे वो ढूंढना चाहती है। इमेज में ये साफ था, शादी का मंजर पूरी तरह हंगामे में था, पर जिस चीज ने पहले मेरा ध्यान खींचा वो अब भी वही बड़ा सनफ्लावर था। चाहे वो पोस्टर पर हाथ से बनाया सनफ्लावर हो या हर टेबल पर तोहफों पर बने कार्टून सनफ्लावर्स, वो इमेज सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि मुझे सनफ्लावर्स बहुत पसंद है। यहां तक कि मेरी ड्रीम वेडिंग में भी मैंने सनफ्लावर्स को थीम के तौर पर इस्तेमाल करने की उम्मीद की थी। ऐसा लगता है कि उसने सच में मेरा सपना याद रखा। जैसे ही मैंने पेज को नीचे स्क्रॉल किया, न्यूज कंटेंट देखकर मेरा दिल थोड़ा रुक सा गया। सू वान रू ने आखिरकार मेरी रिकॉर्डिंग देख ली थी, पर फिर भी मुझे अब उससे कोई उम्मीद नहीं थी। सू वान रू ने मेरे लिए पहले जो कुछ भी किया था वो अब भी मेरे दिमाग में था। इस मोड़ पर चाहे वो कितनी भी सुधार करने की कोशिश करे, वो अब बेकार था। मैंने पेज बंद कर दिया और खामोशी से अनफॉलो कर दिया। उस जगह से जुड़ी हर चीज मुझे अब उसमें से कुछ नहीं चाहिए था। इस इफेक्टिव डॉक्यूमेंट को देखकर हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया। फू युआन बहुत ही तिरस्कार से पेश आया। ये फूशान शो अब कौन सा पागलपन कर रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि हमने उसे शादी में नहीं आने दिया, इस हद तक की ऐसी चीज दे दी? खासकर सू वान रू को, शायद उसे बताने के लिए कि हमारा फू परिवार उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो जानबूझकर किया गया है। अब अगर उसे पता चले कि शादी फेल हो गई तो वो काफी गर्व महसूस कर रहा होगा। उसे ऐसे बोलते सुनकर उनके पेरेंट्स को तुरंत लगा कि उसकी बात सही है। उनके दिल अचानक मेरे खिलाफ शिकायतों से भर गए।
पिता ने तुरंत कॉल करने का फैसला किया ताकि इस नालायक बेटे को डिसिप्लिन कर सके, पर फोन से सिर्फ एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई और कुछ नहीं। पिता बहुत गुस्से में थे। वो मेरा कॉल तक नहीं उठाएगा, वो सच में जिद्दी हो गया है। माँ को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने भी कॉल करने की कोशिश की। पता चला कि उनका कॉल भी नहीं लग रहा। लगता है वो पूरी तरह हमारे साथ रिश्ते खत्म करना चाहता है। फू युआन ने मौका देखकर सुझाव दिया, पेरेंट्स, जब उसने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया है तो क्यों ना उसे फू परिवार से निकाल दिया जाए। वो सब एकमत हो गए। तुरंत एक लॉयर ढूंढने का फैसला किया ताकि इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज किया जा सके। फू युआन ने आखिरकार सुकून की सांस ली। लोग फू परिवार के घर वापस आ गए। फू युआन ने दरवाजे पर शादी की डेकोरेशंस देखी। वो अचानक बिना किसी वजह के गुस्से में आ गया। वो पागल हो गया। उन सारी सजाई हुई चीजों को उखाड़कर फेंक दिया। उसने डिनर भी नहीं किया। इसके बजाय खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके पेरेंट्स ने हद से ज्यादा चिंता के साथ देखा। बारी बारी दरवाजे पर आकर उसे मनाने की कोशिश करने लगे। वुआन, तुम्हारा दिन बहुत मुश्किल रहा है। तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि खाना न खाओ। सही कहा, जो भी हो, क्या तुम प्लीज बाहर आकर कुछ खा सकते हो? काफी देर बाद आखिरकार कमरे से फू युआन की आवाज आई। मुझे परवाह नहीं, मुझे सू वानरू से शादी करनी ही होगी। शादी पहले ही हो चुकी है। मैं सच में एक मजाक बन जाऊंगा। क्या आपने नहीं कहा था कि आपके पास कोई रास्ता है? अब मेरे लिए कुछ सोचिए। उसके पेरेंट्स ने यह देखा, तुरंत गाड़ी चलाकर सू परिवार के विला पहुंचे। गाड़ी अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी, कई लोग उनका रास्ता रोकने के लिए आ गए। आप कौन है? ये सू परिवार का घर है, आप ऐसे ही अंदर नहीं घुस सकते। तभी एक गंजा आदमी हाथ में इलेक्ट्रिक बटन लिए गाड़ी की खिड़की पर खटखटाने लगा। पिता जिद पर अड़ गए और बाहर निकले। हम कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम आपकी डायरेक्टर सू के इन लॉज हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दी से उन्हें बताइए, वरना अगर डायरेक्टर सू को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। पहले लगा कि वो आदमी शायद डर जाए। हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी हल्का सा हंसने लगा। फिर उन्हें एक बार ऊपर से नीचे देखा। इन लॉज? हमारी डायरेक्टर सू की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इन लॉज कैसे हो सकते हैं? एक नजर में ही बता सकता हूं कि आप ढोंगी हैं। जल्दी बाहर निकलिए, वरना मुझसे बदतमीजी का गिला मत कीजिएगा। जब वो आदमी बोला, उसने हाथ में इलेक्ट्रिक बटन लहराई। मां कुछ कहने ही वाली थी, पर तुरंत डर के मारे बोल नहीं सकी। पिता ऐसे जाने को तैयार नहीं थे। वो विला की तरफ चिल्लाने लगे, वानरू, वुआन के साथ जो हुआ उसकी कुछ वजह है। आपको हमारी सफाई सुननी होगी। शादी का ऐलान पूरे शहर में हो चुका है। अगर आप इसे ऐसे रद्द करती हैं तो जब सू परिवार को पता चलेगा तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकना चाहते थे, उसे काबू करने ही वाले थे। अचानक एक आदमी जो बटलर जैसा लग रहा था जल्दी से आया, सिक्योरिटी गार्ड के कान में गया और कुछ शब्द कहे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत पिता को छोड़ दिया। आप खुशकिस्मत हैं। डायरेक्टर सू कहती हैं कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। पिता ने अपनी तरफ इशारा किया। क्या मैं हूं? गार्ड ने सर हिलाया, उनकी तरफ इशारा किया और जारी रखा। जहां तक उनका सवाल है, वो नीचे इंतजार करेंगी। यहां वहां मत भटकिए। पिता की कोई एतराज करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत बटलर के पीछे विला में चले गए। सू वानरू एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर उसने अभी साइन किया था। जिस पल से उसे एहसास हुआ कि मैं वही इंसान था जिसे वो ढूंढ रही थी, उसने तुरंत लोगों को पूरे शहर में तलाश करने का ऑर्डर दिया था। पर फिर भी कोई खबर नहीं थी। यहां तक कि संपर्क के सारे तरीके भी रद्द हो चुके थे। उसका दिल शर्मिंदा और परेशान दोनों था। शर्मिंदा कि इतने वक्त तक उसने इसे पहचाना तक नहीं, परेशान कि इतना सब कुछ करने के बाद अब उसके पास सफाई देने का मौका तक नहीं था। इस पल उसके पास सिर्फ एक ही ख्याल था, जो कि मुझे ढूंढना था। अपने असिस्टेंट की दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइड में रख दिया। मैंने सुना कि आप इस मामले के बारे में सू परिवार से बात करना चाहते थे, क्या यह सही है? क्या इसे मुझे धमकाना समझा जाए? सू वनरू की आवाज बहुत ठंडी थी। इसने दरवाजे में घुसते ही पिता को कपकपा दिया। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि कमरे का टेम्परेचर कई डिग्रीज गिर गया है। सू वनरू का सामना करते हुए उन्होंने तुरंत अपना असली कॉन्फिडेंस खो दिया। उनकी आवाज में यहां तक कि चापलूसी यानी फ्लैटरी की झलक थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं था। मैं बस आप दोनों के बीच एक अच्छे रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, बस इतना ही। सू वनरू हल्की सी हंसी। एक अच्छा रिश्ता? आपका फू परिवार मुझे, सू वनरू को, क्या समझता है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूं? उसकी दबाव वाली नजर ने पिता को सर उठाने की हिम्मत नहीं होने दी।
पर घर पर भूख हड़ताल पर बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर उन्होंने फिर भी मुंह खोला। मेरी पत्नी और मैं आपसे हद से ज्यादा संतुष्ट हैं। हम आपको मूर्ख कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप और वू युआन कितने अच्छे लगते हैं। चाहे वो वही इंसान था जिसने आपका ध्यान रखा या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है आप दोनों, शायद आप गलत है। गलत? फू के पिता के इन बेशर्म शब्दों ने सू वनरू को कुछ पलों के लिए खामोश कर दिया। सू वनरू ने ठंडेपन से पूछा, तो आप कह रहे हैं जिस इंसान ने मेरा ध्यान रखा वो फू युआन नहीं बल्कि फू शैंजो था, क्या ये सही है? अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं आपको अभी इस फ्लोर से नीचे फेंक दूंगी। वो फू शैंजो ही था, फू युआन नहीं। पहले हमें भी नहीं पता था। वू ने हमें बताया कि आप किसी को ढूंढ रही थीं और वो इंसान जिसे आप ढूंढ रही थीं वो शैंजू से काफी मिलता जुलता था। इसीलिए हमने वू को उसकी आइडेंटिटी धारने दी और वो घड़ी भी शैंजो की ही थी। सू वनरू ने अपनी नजरें नीचे कर ली। आप मुझे सू वनरू को इतनी इज्जत देते हैं कि आपके 2 बेटों में से मैं किससे शादी करती हूं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे धोखा क्यों दिया? इस मोड़ पर पिता ने तुरंत रूखेपन से कहा, वो बेटा है जो हमें बड़ी मुश्किल से मिला था। फू शैंजो सिर्फ उसे बचाने के लिए पैदा किया गया था। बेशक वो दोनों एक जैसे नहीं हैं। फू के पिता के मुंह से ये सुनकर कि वो अपने 2 बेटों के बारे में कितना अलग बोल रहे हैं, सू वनरू समझ गई कि मैंने क्यों जानबूझकर पेरेंट चाइल्ड रिश्ता खत्म किया था। उस पल में मेरे लिए उसकी हमदर्दी कई गुना बढ़ गई। सू वनरू की आवाज में थोड़ी जल्दी थी, तो फू शैंजो अब कहाँ है, या क्या आपने उसे छुपा रखा है? वो पहले ही विदेश जा चुका है। क्या आपके पास कोई पक्का पता है? फू के पिता ने सर हिला दिया। सू वनरू ने अपने सामने फू के पिता को बिना किसी पछतावे के देखा, तुरंत गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दिया, साथ ही नीचे फू की मां को भी। दोनों को बेसमेंट में बंद कर दिया गया। फू के पिता के चेहरे पर हैरानी थी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सू वनरू, क्या आपको कर्मों के फल यानी कार्मिक रेट्रिब्यूशन का डर नहीं है? देखो जरा, कर्म की बात आखिर कर कौन रहा है? फू की पिता की चीखें जल्द ही गायब हो गईं। बाकी बचे कमरे में सिर्फ क्लॉक के पेंडुलम के झूलने की आवाज थी। सू वानरू खिड़की के पास गई। गुस्से में उसने सीधे टी कप जमीन पर फेंक दिया। कांच के टुकड़े तुरंत हर तरफ बिखर गए। टूटे हुए टुकड़ों से उसका हाथ भी कट गया। चमकता लाल खून बाहर निकलने लगा। दर्द साफ तौर पर महसूस हो रहा था, फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। शैंजू, आखिर तुम कहाँ हो? अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। प्लीज, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? असिस्टेंट ने टेबल पर उसके हाथ में डॉक्यूमेंट बैग रखते हुए कहा, डायरेक्टर सू, ये वही हैं जिन्हें आपने पहले इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। सू वानरू ने इसे खोलकर देखा। ये उस वक्त का हॉस्पिटल बिल था। उस पर साफ तौर पर दर्ज रिकॉर्डेड था। फू युआन जब 3 साल का था तब उसे अचानक एक गंभीर बीमारी हुई। उसकी जान बचाने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड की सख्त जरूरत थी। मेरा जन्म सिर्फ फू युआन के लिए होने से अलग नहीं था। डॉक्यूमेंट पर सू वानरू की पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। वो फू के पेरेंट्स के पक्षपात से हमेशा हैरान रहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इस हद तक होगा। डॉक्यूमेंट्स में एक फोन भी था जो बाहर से थोड़ा डैमेज था। ये वही है जो वो पहले इस्तेमाल करता था। असिस्टेंट ने मेरे कॉल हिस्ट्री के जरिए सिम कार्ड की आखिरी लोकेशन ट्रेस की, फिर इसे टेक्निकल स्टाफ को डेटा रिकवर करने के लिए दिया। आखिरकार इसे सू वानरू को पकड़ा दिया। उसने फोन के अनलॉक्ड पासवर्ड पेज को देखा जिसमें 4 डिजिट्स चाहिए थे। एक पल की हिचकिचाहट के बाद सू वानरू ने 0616 डाला। फीडबैक साउंड के साथ पेज कामयाबी से अनलॉक हो गया। उसकी आंखों के कोने तुरंत लाल हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि 16 जून उसका जन्मदिन था। आगे देखने पर कुछ सॉफ्टवेयर अकाउंट्स पहले ही लॉग आउट हो चुके थे। सिर्फ कुछ फोटोज जो डिलीट नहीं हुई थीं वही बची थीं, और कुछ मैसेजेस। एल्बम को एक एक करके देखने पर रास्ते के किनारे के फूल थे, साथ ही आसमान में कई तरह के बादल। किसी भी चीज से ज्यादा सू वानरू थी। जब उसने पहले स्कूल जाना शुरू किया था, तब से लेकर बाद तक जब उसने अचानक अपनी रोशनी खो दी थी। हर फोटो मैंने बड़े ध्यान से संभाल कर रखी थी। मैंने यहां तक कि स्कूल के वक्त की क्लास फोटोज भी रखी थीं। सू वानरू के दिल में अचानक कड़वाहट की एक लहर उठी। ऐसा लगता था कि मैं कई बार उसे खामोशी से प्यार करता रहा था, तब भी जब उसे सू परिवार ने छोड़ दिया था। मैं उसके साथ जाता। वो उन दिनों को नहीं भूली जब दोनों साथ सफर करते थे, ना ही वो उस सच्चे दिल को भूली जो मेरे पास उसके लिए था। उसके लिए मेरा प्यार हमेशा इतना खामोश लगता था जैसे बिना लहरों वाली एक शांत झील। हालांकि कभी कभी लहरें दिखती थीं, पर बहुत साफ थी।
मैसेज पेज खोलने पर सू वानरू को हैरानी हुई ये देखकर कि जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस भेजे थे वो फू युआन था। उसने मुझे शादी के जोड़े की फोटोज और नज़दीकी फोटोज भेजी थीं। सू वानरू ने उन्हें एक एक करके देखा। उसका दिल भारी और भारी होता गया। फोटोज के बीच कुछ मैसेजेस भी थे। फू, शैनजू, मैंने सुना तुम आज फिर वानरू को ढूंढने गए थे। क्या तुम्हारी कोई इज्जत है भी या नहीं? वानरू अब तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। अपनी सिस्टर इन लॉ को लुभाने का तुम्हारा क्या इरादा है? तुम अब भी क्यों नहीं समझते? वानरू के साथ रहने वाला इंसान सिर्फ मैं होऊंगा और सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। पेरेंट्स, अब और भ्रम में मत रहिए। आप पूरी जिंदगी मेरे लिए एक एक्सेसरी रहे हैं। अगर मैं बीमार ना होता तो आपको इस दुनिया में आने का मौका कैसे मिलता? तो बेहतर होगा कि आप मेरे लिए असलियत को पहचानें। जब तक मैं कोई चीज चाहता हूं, आपको वो मुझे देनी ही होगी, जिसमें वानरू भी कोई अपवाद नहीं है। आप फू परिवार का बेटा नहीं बनना चाहते। इन चैट मैसेजेस को देखकर सू वानरू का गुस्सा पूरी तरह पीक पर पहुंच गया था। झूठी आइडेंटिटी और सब्स्टिट्यूशन का ये खेल उसकी सोच से कई ज्यादा गंदा था। इस नतीजे तक पहुंचने वाली चीज पूरी तरह से फू युआन की स्वार्थी यानी सेल्फिश इच्छाओं और फू के पेरेंट्स की बिना शर्त की लाड़ा प्यार की वजह से थी, जिसने उसे और मुझे हमेशा एक दूसरे से दूर रखा। मामले को साफ तौर पर सोच लेने के बाद इससे निपटना बहुत आसान हो गया, क्योंकि फू के पेरेंट्स खुद चलकर उसके दरवाजे तक आए थे। तो जहां तक फू युआन का सवाल है, वो बेशक उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती थी। सू वानरू ने अपने असिस्टेंट से फू युआन को तुरंत बुलाने के लिए कहा और फू युआन ये सुनकर कि सू वानरू से ढूंढ रही है, तुरंत हद से ज्यादा खुश हो गया। ये सोचकर कि फू के पेरेंट्स का मनाना काम कर गया, इसलिए उसने नए कपड़े बदले और असिस्टेंट के पीछे बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से तैयार किया। फू युआन ने आईने में देखते हुए एक अप्रिय यानी अनप्लेजेंट आवाज में बात की, याद से गाड़ी धीरे चलाना, मैं अपना नया लुक खराब नहीं करना चाहता। वो असलियत में ऐसा ही था, सिर्फ सू वानरू के सामने ही उसने खुद को थोड़ा रोक कर रखा था। असिस्टेंट ने उससे कोई बहस नहीं की, सिर्फ खामोशी से एक बार उसे देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी जिंदा लाश को देख रही हो, क्योंकि वो किसी से भी बेहतर जानती थी सू वानरू किस तरह की इंसान थी। फू युआन का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। गाड़ी सू परिवार के विला पहुंच गई। फू युआन अभी भी सोच रहा था कि आज क्यों कोई उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने में मदद नहीं कर रहा है। उसके पास खुद दरवाजा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक एक बाहरी ताकत ने उसके पूरे वजूद को खींचा। उसकी आंखों को तुरंत एक मोटे काले कपड़े से ढक दिया गया। उसके दिल में बड़ा डर पैदा हुआ। फू युआन अनजाने में चिल्लाया, आप कौन हैं? मुझे जल्दी छोड़िए, मैं सू वानरू का पति हूं। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? उसकी आवाज बैठी हुई और चिल्ला रही थी। उसे बांधने वाले आदमी ने खुद को उसे एक बार लात मारने से नहीं रोका। गुस्से से कहा, चुप रहो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खामोश रहो। ये बातें सुनकर फू युआन ने चिल्लाना बंद कर दिया, कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। न जाने कितने वक्त बाद फू युआन को महसूस हुआ कि उसे किसी बंद जगह पर ले जाया गया है। आसपास की हवा तक थोड़ी कम यानी थिन थी। फिर सू वानरू आई, उसने उसकी आंखों से काला कपड़ा खींच दिया। फू युआन अनजाने में पीछे से कुड़ गया। सू वानरू ने फू युआन की थोड़ी पकड़ी, उसे देखते हुए कहा, तुम मुझसे इतने डरे हुए क्यों हो? तुमने क्या किया है, या क्या तुमने कुछ घिनौना किया है? फू युआन को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वानरू, ये तुम क्यों हो? तुमने लोगों से मुझे क्यों बंधवाया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे दिल में कुछ भी समझ नहीं है? सू वानरू बोली और अपना हाथ थोड़ा और जोर से कस लिया। फू युआन को सिर्फ अपने जबड़े में हद से ज्यादा दर्द महसूस हुआ, पर वो एक शब्द नहीं बोल सका, सिर्फ कुछ सिसकने की आवाजें ही निकाल सका। तभी सू वानरू ने धीरे से अपना हाथ छोड़ा। फू युआन, अब भी तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो? जो चीजें तुमने खुद की हैं, क्या तुम उन्हें भूल गए हो? आखिर फू जुआन शू कहाँ है, तुम जानते हो या नहीं? मेरा जिक्र होते ही फू युआन थोड़ा और हकबक्का गया। कुछ बार खांसने के बाद सू वानरू की तरफ देखते हुए, फू जुआन शू का सफर मेरे पेरेंट्स ने अरेंज किया था, मुझे कैसे पता होगा? सू वानरू की आंखें पहले की तरह शांत थीं। तुम नहीं जानते? ठीक है, तो इन चीजों को देखो और बताओ कि क्या ये देखी देखी लगती हैं? ये कहने के बाद सू वानरू ने फोन फू युआन की तरफ फेंका। उसने इसे उठाया और डर कर देखने लगा, फोन पेज पर अपने भेजे हुए मैसेजेस को देखते हुए। फू युआन को सिर्फ अपना पूरा शरीर ठंडा पड़ता महसूस हुआ। उसने अनजाने में सफाई दी।
मैंने बस उम्मीद की थी कि वो तुम्हारे साथ होने के बारे में अब और नहीं सोचेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे तुमने इंसान गलत समझ लिया हो। पर तुमने मुझसे शादी कर ली है ना? ऐसा कहकर तुम मान रहे हो कि तुमने उसे जाने के लिए मजबूर किया है ना? फू युआन को तुरंत एहसास हुआ कि उसके मुंह से गलत बात निकल गई है। अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में डर साफ था। सू वनरू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने गार्ड को उसे जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहा। फू युआन का चेहरा एक तरफ से जल्दी ही सूज गया। उसके मुंह के कोने से थोड़ा ताजा खून भी निकलने लगा। तुम बस एक बदतमीज हरामी हो। तुम्हारे पूरे परिवार ने मिलकर मुझे धोखा देने की साजिश की और शुआन जू को जाने पर मजबूर किया, और पहले की वो सारी चीजें सब तुम्हारी ही करतूत थी, है ना? फू युआन, तुम्हारा दिल इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? शुआन जू आखिर तुम्हारा सगा भाई है। सू वनरू बोलते बोलते और इमोशनल हो गई। उसने अपने पास पड़ी चीजें उठाईं और वो सब फू युआन पर फेंक दी। हाथ पैर बंधे होने की वजह से उसमें रोकने की कोई क्षमता यानी एबिलिटी नहीं थी। सू वनरू का रवैया देखते हुए फू युआन ने बस हार मान ली। सू वनरू, तुम कहती हो मैं बेदर्द हूं। भूलो मत, जो भी एक एक चीज मैंने की वो तुम्हारी मूक सहमति के तहत थी। क्या तुमने भी उसके साथ बुरा नहीं किया? तुम कहती हो वो मेरा सगा भाई है। वो वही इंसान भी है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? फिर भी तुमने उसे अपने पास रहने दिया, दिन रात हमें नजदीक होते हुए देखते हुए। क्या ये सब तुम्हारी मिलीभगत यानी इंडल्जेंस नहीं है? अब जब तुम्हें फू शुआनजू नहीं मिल रहा तो तुम मुझसे हिसाब चुकता करने आई हो। फू युआन की बातों ने सू वनरू को तुरंत गुस्सा दिला दिया। उसे फू युआन का गला पागलपन में घोटते हुए देखा गया। तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूं। दम घुटने के बड़े एहसास ने उसे स्वाभाविक तौर पर रोकने की कोशिश करने पर मजबूर किया, पर चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, सू वनरू ने रुकने का कोई निशान नहीं दिखाया। इसके बजाय ताकत और बढ़ती गई। वक्त मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड बीतता गया। फू युआन ने धीरे धीरे तड़पना बंद कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ते देखा गया। उसका पूरा शरीर बिना किसी हरकत के पड़ा रहा। देखने पर ऐसा लगा जैसे जिंदगी का कोई निशान ना बचा हो। सू वनरू ने अनजाने में उसके शरीर को लात मारी, ये पाते हुए कि वो अभी जिंदा है, तब आगे जारी नहीं रखा। उसने पास पड़ा एक रेशमी रुमाल यानी सिल्क हैंकरचीफ लिया, अपने हाथ से खून के निशान पोंछने के लिए। फिर अपने पास वाले आदमी को ऑर्डर दिया, किसी को इस पर नजर रखने के लिए ढूंढो। बेहतर होगा कि इसे मरने मत देना। फू परिवार के 3 सदस्यों से निपटने के बाद सू वनरू अभी भी अपने बदले से संतुष्ट नहीं लग रही थी। आखिरकार फू शुआनजू अब फू परिवार का हिस्सा नहीं रहा था। वो बेशक फू परिवार से आजादी से बदला ले सकती थी। उसने लोगों से फू परिवार की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना शुरू करवाया। फू कंपनी के बड़े पैमाने पर स्टॉक खरीदने शुरू किए और कंपनी के ऑर्डर अमाउंट्स को कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि कीमत बहुत सस्ती थी, जिसकी वजह से फू कंपनी का कई कंपनियों ने बॉयकॉट किया। बहुत जल्दी इंडस्ट्री द्वारा छोड़ दिया गया, पर यह अब भी काफी नहीं था। उसने इस खबर का इस्तेमाल किया, इसे जानबूझकर बेसमेंट में उन 3 लोगों तक पहुंचाया। फू के पिता पूरी तरह टूट गए, तुरंत बेहोश हो गए। पेरेंट्स परेशानी में यहां वहां भागने लगे। आखिरकार फू परिवार की कंपनी ने उस पति पत्नी की काफी मेहनत और समर्पण, डिवोशन खर्च करवाई थी। अकेला वही जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, वो फू युआन था। उसने एक बार सू वानरू को देखकर लगातार भीख मांगना शुरू किया। वानरू, प्लीज मुझे रिहा कर दो। क्या कर सकती हो? मैंने अपनी गलती मान ली है। मुझे अब यहां बंद मत करो। मैं सच में डरा हुआ हूं। हर तरफ कॉकरोच और चूहे हैं। मुझे महसूस होता है कि वो मेरे पैर काट रहे हैं। क्या तुम मुझे रिहा कर सकती हो? सू वानरू की आवाज तिरस्कार भरी थी, एक चिढ़ाने वाले अंदाज में। मैं तुम्हें रिहा कर सकती हूं, पर तुम और तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ एक इंसान को चुन सकते हैं। जल्दी फैसला करो। बेशक मुझे रिहा करो। वो बूढ़े हैं, मैं अभी जवान हूं। इसके अलावा फूज वानशू की जगह लेने का ख्याल भी उन्हीं का था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वानरू, तुम इन्वेस्टिगेट कर सकती हो। वो घड़ी निकालो और पूछो, वो वाकई फूज वानशू की थी, पर वो हमेशा कहते रहे कि वो मेरी है। वानरू, इसका सच में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सू वानरू में सुना। हैरानी नहीं हुई कि फू युआन ने इतनी जल्दी जिम्मेदारी दूसरों पर फेंक दी। आखिरकार उसने उसकी स्वार्थीपन को साफ तौर पर समझ लिया था। मैं बेशक तुम पर यकीन करती हूं, पर वहां देखो क्या हो रहा है। फू युआन ने उस दिशा में देखा जहां उसने इशारा किया। वहां अपने पेरेंट्स को पास में पाया। उन्होंने साफ तौर पर वो सब सुना था जो उसने कहा था।
फू के पिता ने दर्द से भरे दिल के साथ बात की। हमने तुम्हारे लिए अपनी आधी जिंदगी प्लान की, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी अभी होश में आने पर उन्हें सिर्फ अपना दिल दर्द से फटता महसूस हुआ। फू के पेरेंट्स की आंखें निराशा से भरी थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने इतना लाड प्यार किया, वो चुपके से उनके योगदान को ऐसे नजरअंदाज कर देगा। फू युआन ने जल्दी जल्दी सफाई दी। नहीं पेरेंट्स, ये सू वानरू की साजिश है, वो जानबूझकर हमें भड़का रही है। मेरा वो मतलब नहीं था। पर सू वानरू ने उसे ये मौका नहीं दिया। उसने लोगों को ऑर्डर दिया कि फू युआन को तुरंत वहां से ले जाएं। खैर, ये है आपका अच्छा बेटा, अब आपको इसे साफ तौर पर पहचान लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये रिवेंज मज़ेदार लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे भी खुशी दें। सू वानरू अपनी कुर्सी पर हल्की सी पीछे झुकी, फू के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए। धीरे धीरे उनके मुश्किल एक्सप्रेशंस ने उसे बड़ी संतुष्टि दी। बेसमेंट से बाहर आने पर सू वानरू ने तुरंत गार्ड से फू के पेरेंट्स को रिहा करने के लिए कहा, पर एक शर्त के साथ कि वो फू युआन के साथ रिश्ते खत्म कर ले। फू युआन के बेदर्द शब्द सुनने के बाद फू के पेरेंट्स बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। सू वानरू ने बड़ी संतुष्टि जताई, क्योंकि इन दिनों उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। आखिरकार फू परिवार के पास कुछ नहीं बचा था। उन्हें रिहा करना भी एक तरह से अंत ही था। उसके पास खड़ी असिस्टेंट ने पूछा, डायरेक्टर सू, फू युआन का क्या? उसे बेशक वही दुख चखना होगा जो शेन जोउ ने सहा। उसने लोगों से बिल्कुल वैसा ही कार एक्सीडेंट, शैंपेन टावर जिससे एलर्जी हो जाए, साथ ही कई तरह के ड्राउनिंग, डूबना और विप पनिशमेंट तैयार करवाना शुरू किया। फू युआन ने बड़ी मात्रा में आम खाए, जिससे पूरे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होने लगा। अलग अलग तरह के लाल रैशेस दिखने लगे। फू युआन को एक गाड़ी ने जोर से टक्कर मारी, जिससे उसके पैर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर बार बार पानी में ढकेला गया। उसका पूरा शरीर पत्थरों से भरे पानी में था। पूरे 2 घंटे तक भीगने के बाद फू युआन को पहली फ्लोर पर ढकेला गया। एक बड़ा शैंपेन टावर, अनगिनत कांच के टुकड़े तुरंत उसके मांस फ्लैश में धंस गए। फू युआन को सुबह, दोपहर और रात को विप पनिशमेंट मिलने लगी। ऐसे कठिन इम्तिहान के बाद फू युआन पहले भीख मांगने से लेकर अब सुन्न हो गया था। सू वानरू ने दिल नर्म होने का कोई निशान नहीं दिखाया। जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि फू युआन मानसिक तौर पर टूट चुका है और मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, तभी सू वानरू ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेजा जिसके संपर्क में वो पहले से थी, ये निर्देश देते हुए कि उसे सिर्फ जिंदा रखना काफी है और किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। हॉस्पिटल डायरेक्टर समझ गए और जताया कि वो इन दिनों उसके साथ अच्छा सुलूक करेंगे। मेरी तलाश के अलावा सू वानरू भी अपने पुराने रहने वाले ठिकाने पर इंतजार करने के लिए वापस लौट आई, जो सू परिवार का त्यागा हुआ बच्चा थी। उसके रहने की जगह बहुत अच्छी नहीं थी। कभी कभी बारिश होने पर छत तक टपकती थी। पूरा कमरा नम था, पर फिर भी उसे वहां रहना पसंद था, क्योंकि यहां मेरी खुशबू थी। ये उसके बेचैन, चिंतित दिल को थोड़ा सुकून दे सकता था। उसने कमरे की व्यवस्था को देखा। अपने दिल में उसे सिर्फ जाना पहचाना और फिर भी अजीब महसूस हुआ। जाना पहचाना मेरी मौजूदगी की वजह से, जो उसे हद से ज्यादा गर्माहट महसूस करवाता था। अजीब इसलिए क्योंकि पहले वो मूल रूप से देख नहीं सकती थी। अकेली चीज जो वो महसूस कर सकती थी, वो अब भी मेरी बार बार की सब्र वाली गाइडेंस की वजह से थी। ये कहा जा सकता है कि मैं उसकी अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद था। सू वानरू का मेरे लिए लगाव सिर्फ रोमांटिक पहलू तक महदूद नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा मेरे चरित्र की वजह से था। मुझे उसके गिरने की चिंता रहती थी, इसलिए बार बार उसे चलना सिखाता था। साथ ही उसकी आदतों के हिसाब से चीजों को एक एक करके ऑर्गेनाइज करता था, ताकि वो उन तक आसानी से पहुंच सके। उसके लिए जो मेरा प्यार था, हालांकि वो इसे देख नहीं सकती थी, पर वो इसे सच्चे मन से महसूस कर सकती थी। यादें किसी ज्वार की तरह सू वानरू के दिमाग में गूंजने लगीं। उसके आंसू खामोशी से गिरने लगे। सेक्रेटरी ने अचानक कॉल किया, ये कहते हुए कि मेरे बारे में कुछ खबर है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, फिलहाल एक डिजाइन कंपनी के साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। सू वानरू ये खबर सुनकर एक बार फिर तनाव में आ गई। उन दिनों में जब मैं नहीं मिल रहा था, उसका दिल डरा हुआ और बेचैन था, पर अब अचानक मेरा पता जानते हुए उसका दिल अब भी थोड़ा खौफजदा महसूस कर रहा था। चिंतित थी कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। आखिरकार उसने मुझे पहचाना नहीं था और इतनी हद से ज्यादा चीजें की थीं। कोई भी निराश होता। अब प्लीज मेरे लिए सबसे पहली फ्लाइट की टिकट बुक कीजिए, मैं तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलूंगी। सेक्रेटरी ने सू वानरू को देखा, थोड़ा कुछ बोलना चाहती थी पर रुक गई। पर उसकी मौजूदा हालत लंबी फ्लाइट्स के लिए सच में ठीक नहीं थी।
पर सू वानरू ने इन चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो तुरंत अपने कुछ कपड़े पैक करने के लिए खड़ी हो गईं, फिर सीधे निकलने ही वाली थीं। सेक्रेटरी की ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए पहले चली गईं। दोनों सीधे एयरपोर्ट गए। प्लेन ऊंचे आसमान में सरकता गया, अपने पीछे सफेद धारियों वाले कॉन्ट्रेल्स की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए जो नीले आसमान पर दिख रही थी। वैसे तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन इस टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में गेस करो, क्या फू शानजो सू वैनरो को बॉलीवुड मूवी की तरह माफ कर देगा या फिर? चलो देखते हैं। उस पल सू वानरू के दिल की तरह उम्मीद और तनाव एक साथ बराबर चल रहे थे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसने बाहर खाने के मेरे प्लान को तोड़ दिया। अभी अभी इंटरव्यू पास करने के बाद मैं बाई जी को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करने की तैयारी कर रहा था। बाई जी ने मेरा उदास चेहरा देखकर तुरंत दिलासा दिया, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? शेफ फू को बाहर खाना असुविधाजनक लग रहा है, तो चलिए घर पर खाते हैं। हॉटपॉट के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मेरा दोस्त मेरे लिए अपने होम टाउन के कुछ हॉटपॉट सीजनिंग्स लाया था, चलिए साथ में ट्राई करते हैं। उसी की बातों ने तुरंत मेरी भौं को रिलैक्स कर दिया। कुछ दिनों से मुझे चिंता हो रही थी कि यहाँ के हॉटपॉट सीजनिंग्स का स्वाद सही नहीं था। बाई जी, आप सच में एक सुपर अच्छी इंसान हैं। बाई जी हंसी और कहा, फिर ये मेरे परिवार की बनी हुई लाल ब्रेस्ड रिब्स भी बनाएगा? मैंने कहना जारी रखा, ठीक है, तो फिर ये बर्तन धोने का जिम्मेदार होगा। दोनों ने उसी हिसाब से कहा और किया। फिर साथ में एक छता लेकर सुपरमार्केट गए, हॉटपॉट के लिए कुछ जरूरी खाना खरीदा। एक पडल के पास से गुजरते वक्त एक जीप वहां से गुजरी। पहियों ने हर तरफ गंदा पानी उछाल दिया। मैंने अनजाने में बाई जी को खींचा, जो बाहर की तरफ चल रही थीं। ध्यान से। उस पल में हम दोनों के बीच की दूरी मेरी आंखों के बिल्कुल करीब थी। हमारी नाकें ने हल्का सा एक दूसरे को छुआ। मैं यहां तक कि उस पर रोज परफ्यूम की हल्की खुशबू सूंघ सकता था। और ये पहली बार था जब मैंने उसे इतनी नजदीक से देखा। सिर्फ महसूस हुआ कि उसकी पलकें सच में बहुत लंबी थीं। मैं मोहित होकर देखता रहा। बाई जी का चेहरा चमकता लाल हो गया। ना तो उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की, ना ही वो मुझे पीछे ढकेलना चाहती थी। शेंजू, आखिरकार उसने फिर भी धीरे से एक बार बुलाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी क्या किया था, तो मैंने अपने दिल को दबाया और जल्दी से विषय बदल दिया। सुपरमार्केट बस पहुंचने ही वाला है, जल्दी चलते हैं, वरना बारिश और तेज हो जाएगी। बाई जी ने कुछ नहीं कहा, बस लगातार मेरे पीछे चलती रहीं, छता पकड़कर मुझे धकती रहीं। उसे थोड़ा खुशकिस्मत महसूस होने लगा कि बाहर निकलने से पहले उसका छता टूट गया था। सुपरमार्केट से लौटते वक्त बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। हम दोनों ने ग्रोसरी का एक बड़ा बैग उठाया हुआ था। रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए बहुत आरामदायक था। अचानक अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे एक शख्स ने मेरा ध्यान खींचा। मेरे मुंह के कोने की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान मुझे सबसे ज्यादा ढूंढना चाहता था वो सू वनरू थी। उसने वाकई में मुझे ढूंढ लिया था। बाई जी ने भी ध्यान दिया कि मैं ठीक नहीं था। उसने एक बार थोड़ी दूरी पर सू वनरू की तरफ देखा, फिर अनजाने में मुझे ब्लॉक किया, मुझे देखने से पहले। सू वनरू का दिल बहुत उम्मीद भरा था, पर मेरे साथ एक औरत देखकर सू वनरू के चेहरे के भाव तुरंत हद से ज्यादा अप्रिय हो गए। पास आकर और बाई जी का चेहरा साफ देखकर वो और भी गुस्से में आ गई। उसे तेजी से चलकर आते देखा गया। उसकी हरकत पर ध्यान देते हुए बाई जी तुरंत एक तरफ हट गईं। आप कौन हैं? रास्ता रोके जाने पर सू वनरू बहुत गुस्से में थी, पर उसने मेरे रवैये को ध्यान में रखा, इसलिए उसने जोर से अपने इमोशंस को रोक कर रखा। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, है ना? आप कौन हैं? बाई जी ने उसकी जानबूझकर की गई उकसाहट का बुरा नहीं माना, बल्कि मेरी तरफ मुड़ी। शेंजू, क्या आप इस इंसान को जानते हैं? मैंने सिर हिलाया। बाई जी की आंखों ने मुझे देखा। अपना पैर उठाते हुए वो जाने ही वाली थी। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। सू वानरू ने तुरंत कहा, शेंजू, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? उसी की बातों की वजह से मेरे कदम भी रुक गए। बाई जी ने इस पल हमारे बीच के रिश्ते का मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया था। उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए अगर साफ नहीं किया गया, मुझे शायद और ज्यादा असहज महसूस होता। आप थोड़ी देर बात क्यों नहीं कर लेते? ये आपका आगे इंतजार करेगा। ठीक है। मुझे मानता देखकर बाई जी ने मेरे हाथ से सामान ले लिया। मैं थोड़ी दूर जाकर इंतजार कर रही हूं। हम दोनों के बीच पूरी बातचीत के दौरान हमने एक बार भी सू वानरू की तरफ नहीं देखा, जैसे कि वो बस एक बिना महत्व की राह चलती हो। मैंने अपना सिर उसकी तरफ देखने के लिए घुमाया। सू वानरू, अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं बचा है। तुमने फू युआन को चुना, तो अब गुजरे हुए वक्त के बारे में और मत सोचो। मेरी ठंडी और दूर की आवाज ने उसका दिल धड़का दिया। काफी वक्त हो गया था जब उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की थी। उसकी याद में मैं उसके लिए हमेशा नर्म और धीरे बोलने वाला था। सू वानरू ने मुझे कभी इतना ठंडा नहीं देखा था।
उसकी आवाज नम्र थी, उसका बोलना भी थोड़ा अनियंत्रित कपकपाता हुआ। शेंजू, मुझे पता है पहले सब मेरी गलती थी। वो मैं थी जिसने तुम्हें वक्त पर नहीं पहचाना। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे पता है तुम शायद अब भी मेरे और फू युआन के बीच के मामले का बुरा मानते हो। उसे पहले ही अपनी लायक सजा मिल चुकी है। जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया, मैंने उन सब की अच्छे से जांच की है और यहां तक कि उसे दुगना करके लौटाया है। क्या हम भविष्य में अच्छे से साथ रह सकते हैं? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। वो वाकई बहुत शर्मिंदा थी, पर उस दिन सच्चाई जानने के बाद से ऐसा था जैसे उसके दिल में कुछ कमी हो। इतने दिनों तक ऐसे इंतजार करने के बाद आखिरकार मेरे बारे में खबर मिलने पर वो सिर्फ मुझसे जल्दी मिलना चाहती थी। सू वानरू की आंखें जुनून से भरी थीं। मैं तुरंत नहीं बोला, बल्कि खामोशी से उसे भी देखा। किसी वजह से मेरी ऐसी नजर ने सू वानरू को अनजाने में शर्मिंदा कर दिया। सू वानरू सिर्फ मेरी आंखों से बच सकती थी, मुझसे और देखने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ मिनट बाद मैं आखिरकार धीरे से बोला, मैं तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता हूं। तुम्हारे साथ बिताए दिन मेरे लिए सबसे यादगार यादें हैं। मुझे यहां तक कि महसूस हुआ कि वो इतने सुंदर थे कि थोड़े अस्वास्तविक लग रहे थे। मैंने हमेशा उम्मीद की थी कि तुम मुझे एहसास से पहचान पाओगी, या अगर तुम मुझे मेरी सफाई सुनने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त दोगी। पर असलियत ऐसी नहीं थी। अब मैंने अच्छे से सोच लिया है, बीती हुई चीजों को बीता हुआ रहने दो। सू वानरू थोड़ी कंफ्यूज थी। वो सफाई देना चाहती थी, पर नहीं जानती थी कि कहां से शुरू करे। उसके मुंह का कोना हिला। अंत में वो एक पूरा वाक्य नहीं कह सकी। सू वानरू, जिस पल मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया, मैं अब इसका पछतावा नहीं करूंगा। मैंने तुमसे प्यार किया था, पर अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं बची है। मुझे अब और मत ढूंढना, ठीक है? ये कहने के बाद मैं तुरंत मुड़ा और चल दिया। सू वानरू ने मेरी पीठ को देखा जब मैं बाईजी की तरफ चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उसके दिल में पछतावे की एक लहर उठी। अपने दिमाग में उसने कई बार तसव्वुर किया था कि जब तक वो मेरे पास वापस लौट सकता है, वो कोई भी शर्त कबूल कर लेगी। पर अब मैं उसके सामने खड़ा था, उसे ये कहते हुए कि मैं अब उससे प्यार नहीं करता। सू वानरू का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो, सिर्फ अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। उसके बाद से मैं सू वानरू से कभी नहीं मिला। सिर्फ सुना कि उसने अपनी कंपनी बेच दी है। उसका ठिकाना अब कोई नहीं जानता था। उन कुछ पेरेंट्स ने भी बाद में मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस वापस भेज दिया। पेरेंट चाइल्ड रिश्ता खत्म करने का अग्रीमेंट। ये कहना कि मैं प्रभावित नहीं हुआ था एक झूठ होगा, पर मेरा उनके साथ अब कोई और लेन देन रखने का इरादा भी नहीं था। आखिरकार मेरे लिए ये सब बहुत बहुत पुरानी बातें थीं। 1 साल बाद मेरा अपना एक छोटा स्टूडियो था और कई अच्छे एक जैसी सोच वाले दोस्त भी थे। हालांकि पहले कंपनी में काम करने के मुकाबले ये ज्यादा थका देने वाला था, पर मैंने अपना कभी देखा हुआ सपना पूरा कर लिया था। मेरे दिल में मुझे सिर्फ अनंत संतुष्टि महसूस हुई। जिस दिन स्टूडियो बना, उस पहले दिन मैंने रिवाज के मुताबिक बाईजी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्वाइट करने की तैयारी की। पर मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कई बार बुलाया, पर कोई दिखा नहीं। तो मैंने उसे कॉल करना शुरू किया। लगातार कई बार कॉल किया, बाईजी ने भी जवाब नहीं दिया। फोन ने अचानक एक न्यूज अलर्ट भेजा। एक काली पगानी तेजी से भाग रही थी, जिसका पीछा किया जा रहा था। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। बाईजी का 25th बर्थडे गिफ्ट वाकई एक काली पगानी ही थी। बिना अच्छे से देखे मैंने तुरंत एक्सीडेंट सीन के लिए एक गाड़ी बुलाई। मेरा दिल कभी इतना घबराया नहीं था। हर ट्रैफिक लाइट पर मैं अपने दिल में दुआ करता रहा। मैंने देखा कि पुलिस ने पहले ही उस इलाके को घेर लिया था। मैं चेक करने के लिए वहां से निकलना चाहता था, पर मुझे रोक दिया गया। मैंने तुरंत समझाया, गाड़ी का मालिक कोई ऐसा है जिसे मैं जानता हूं, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं। पुलिस ने पूछा कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। मैंने तुरंत कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरा जवाब सुनकर पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी। उन्होंने मुझे कंफर्म करने के लिए गाड़ी के मालिक की पहचान की जानकारी दी। फोटो में मैंने एक आदमी को देखा जो 60 साल से ऊपर का था। वो एक ड्रग ट्रैफिकर था। इस बार अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से कार एक्सीडेंट हुआ। मेरे दिल ने तुरंत सुकून की सांस ली। मैं जमीन पर बैठ गया। पुलिस कॉल मिलने पर बाईजी भी कंफ्यूज थी। जब वो पहुंची, पास में डैमेज्ड काली पगानी देखकर वो आखिरकार समझ गई। बाईजी ने अपना हाथ उठाया और मुझे जोर से गले लगा लिया। डरो मत शेंजू, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखकर मैंने तुरंत शिकायत की, आखिर तुम कहां चली गई थी? मैं तुम्हें काफी वक्त से ढूंढ रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। बाईजी ने जल्दी से समझाया, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार करने गई थी। असल में आज तुमसे अपने जज्बात का इजहार कन्फेस करने का प्लान था। मैंने भारी आवाज में कहा, क्या कन्फेशन की जगह मेरा ऑफिस है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे पास सर्वेलेंस कैमरास हैं। बाईजी ने अपना सिर थपथपाया। उसने इस पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया था। असल में मैंने इसे बहुत पहले देख लिया है, पर सरप्राइज की वजह से मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। तो क्या तुम्हें आखिरकार ये चाहिए या नहीं? बाईजी ने कहा जब उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। मैं थोड़ा हैरान था। क्या ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है? अंगूठी क्यों है?
उसकी पक्की आवाज ने मुझे एक बार फिर रुला दिया। ये सब एक ही है, जो भी हो, मैं देर सवेर प्रपोज तो करती ही। मेरा दिल प्रभावित और खुश दोनों था। फिर मुझे अच्छे से सोचने की जरूरत है। बाईजी ने मुझे गहराई से देखा। ठीक है, सोचने के लिए अपना वक्त लो। पास के पेड़ों की परछाइयों से धूप आ रही थी, जो बराबर बाईजी पर बिखरी हुई थी। मैंने सिर्फ महसूस किया कि इतने वक्त से मेरे दिल में जो खालीपन था वो धीरे धीरे भर रहा था, और बाईजी वो थी जिन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद हम दोनों पूरी जिंदगी भर साथ रहे। If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names?